वो रहने दो, तो छोड़ दो, उसको मत छोड़ो। नहीं नहीं, छोड़ दो। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंसोलेशन है और टेम्परेचर प्रोफाइल जो होता है और हीट बजट जो है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, बेसिकली हीट बजट और इंसोलेशन, इसके बारे में एक ब्रीफ बताते हैं ताकि आगे देखेंगे। इंसोलेशन क्या होता है? तो इंसोलेशन इज बेसिकली योर इनकमिंग सोलर रेडिएशन, है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो जो इंसोलेशन है उसके वजह से अर्थ पे और एटमॉस्फेयर में जो है हीट जो है सो पहुंचेगा, है ना। और उसके वजह से जो भी है अर्थ पे टेम्परेचर प्रोफाइल जो है सो वेरी करेगा, है ना। तो क्या अर्थ का जो टेम्परेचर है, अगर आप ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को अभी अगर आप कंसिडर नहीं करो, तो क्या अर्थ का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, क्या ये बढ़ता है या फिर कम होता है या फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है? चेंज होता है? नहीं। जो लॉन्ग टर्म एवरेज है अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि हीट बजट की वजह से, है ना, हीट बजट की वजह से। तो हीट बजट का मतलब बेसिकली क्या है कि जितना इंसोलेशन अर्थ के ऊपर में आता है ना, जितना इंसोलेशन अर्थ के ऊपर में आता है, सेम उतना ही वापस हीट जो है सो रेडिएट कर दिया जाता है इनटू द आउटर स्पेस, है ना। तो उसी को हीट बजट बोलते हैं। वो देखेंगे आगे डिटेल में कि कितना कंपोनेंट किस तरीके से जो है ट्रांसमिट होता है, वो आगे देखेंगे। देखो, इस चीज को समझो। जो अर्थ है अपना, वो क्या एक सर्कुलर ऑर्बिट में है या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट में? इलिप्टिकल ऑर्बिट में है ना। तो उसके वजह से जो अर्थ का जो डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू द सन, है ना, वो चेंज होता है ना, चेंज होता है। तो जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है सन का और अर्थ के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन बोलते हैं, है ना, पेरिहेलियन। और जो फारदेस्ट जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? एपिहेलियन बोलते हैं। तो जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन जो है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। जब सन के पास में अर्थ रहेगा अपने ऑर्बिट में, यानी कि पेरिहेलियन पे रहेगा, तो वहां पे रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा इंसोलेशन आता है ना। और जब सन के कंपेरिजन में अर्थ अगर सबसे दूर है, सबसे फारदेस्ट है ना, एपिहेलियन पे है, तो वहां पे जो है आपको इंसोलेशन थोड़ा सा कम होगा। लेकिन उसका हम लोग डे टू डे जो वेदर जो चेंजेस हैं उसमें कंसिडरेशन नहीं करते, है ना। लेकिन अगर कभी एग्जाम में अगर पीटी में ऐसा कुछ स्टेटमेंट पूछे कि अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा इंसोलेशन जो है वो कब पहुंचेगा, तो जाहिर सा बात है जब सबसे नजदीक में होगा, पेरिहेलियन, है ना। ये कंफ्यूजन हो जाता है, उल्टा होता है ना। ए से मतलब कि फारदेस्ट है, दूर है ना, और पी से मतलब कि पास है ना, ऐसा याद रखो। ठीक है, तो ऐसे अगर रखोगे आप तो रहेगा। तो पेरिहेलियन बेसिकली क्या है? 147 मिलियन किलोमीटर है ना। ये सब फैक्ट्स पीटी के लिए आप नोट करके रख सकते हो कि पेरीहेलियन कितना है, अर्थ का डिस्टेंस वहां से सन से 147 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन है, दैट इज द पेरीहेलियन। जो एथेलियन है वहां पे 152 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन, 152 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। ठीक है। अब जो अर्थ का जो ऑर्बिट है, और या फिर किसी भी प्लेनेट का जो ऑर्बिट है सन के अराउंड, उसको गवर्न करता है कौन सा? तो केपलर्स प्लेनेटरी मोशन है, जो लॉज है, इसके बारे में पढ़े आप लोग कभी, केपलर्स मोशन के बारे में, है ना। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी याद रखना है कि जैसे सपोज अर्थ है और ये सन के चारों तरफ जो है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो क्या अर्थ का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, क्या ये कांस्टेंट होता है या फिर चेंज होता है? कांस्टेंट? नहीं, ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, जो ऑर्बिट में जो जिस स्पीड से घूम रहा होगा। नहीं, सेम नहीं रहता है, चेंज होगा। ठीक है, हाँ, चेंज होगा। जैसे कि अर्थ जो है अगर सन के पास में जितना क्लोज रहेगा वहां पे स्पीड ज्यादा होगा, ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा होगा। और जितना फारदेस्ट होगा, जितना दूर होगा, वो वहां पे कम हो जाता है। इसके पीछे का कौन सा लॉ है सो काम करता है? तो केपलर सेकेंड लॉ, केपलर का सेकेंड लॉ जो है उसको डिस्कस कर देते हैं। देख लो, एपिहेलियन एंड पेरिहेलियन, these are the 2 points. So aphelion and perihelion are terms used in astronomy
टू डिस्क्राइब द पॉइंट्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन, ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फारदेस्ट एंड क्लोजेस्ट रेस्पेक्टिवली, है ना, फारदेस्ट में यानी कि एपिहेलियन होगा और पेरिहेलियन मतलब कि क्लोजेस्ट होगा रेस्पेक्टिवली। दीस टर्म्स आर ऑफन यूज्ड स्पेसिफिकली इन रेफरेंस टू द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। एपिहेलियन कितना है, तो नियर अबाउट 4 जुलाई को, ये डेट याद रखो, जुलाई में, है ना, 4 जुलाई के अराउंड जो है अर्थ जो है अपने ऑर्बिट में एपिहेलियन पे होता है, दैट इज द फारदेस्ट, है ना, जुलाई में, याद रखना जुलाई में। कई बार पीटी में ये सब सवाल पूछ लेता है कौन से महीने में, या फिर डेट अप्रोक्स कुछ डेट ऐसा लिख देगा, तो 4 जुलाई के अराउंड जो है एपिहेलियन पे होता है। एट दिस पॉइंट अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 152.1 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द सन। दूसरा है पेरिहेलियन, जो कि क्लोजेस्ट होगा, और ये कौन से महीने में, तो जनवरी में होता है, 3 जनवरी के राउंड, है ना, 3 जनवरी के राउंड इच ईयर, है ना। तो 3 जनवरी के राउंड जो है आपको सन के बिल्कुल क्लोजेस्ट होगा अर्थ, और उसका जो डिस्टेंस होगा कितना, 147 मिलियन किलोमीटर्स। तो अगर आप इसका एवरेज निकालो तो क्या 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर जो है एवरेज डिस्टेंस निकल के आ जाएगा ना। 150 एवरेज लेकर चलो, एग्जाम में उस तरीके से डेटा याद रहता है। तो 150 मिलियन जो है किलोमीटर जो डिस्टेंस है सन के और अर्थ के बीच में, है ना, अर्थ के बीच में, ठीक है, ओके। बाकी केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को समझते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा कि स्पीड जो है क्यों चेंज होता है और किस वजह से। ये सब आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसका जो पहला लॉ है दैट इज बेसिकली लॉ ऑफ एलिप्सिस, लॉ ऑफ एलिप्स। ये क्या बोलता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्बिट ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड द सन इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोके, है ना। तो देखो इलिप्स बेसिकली क्या है, अगर आपने इलिप्स का शेप देखा होगा तो इट इज लाइक ए सर्कल, है ना, सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, है ना। इलिप्स बेसिकली क्या होता है, अगर आप इलिप्स का शेप देखो तो इस तरीके से होता है, दिस इज द इलिप्स, है ना, ये इलिप्स, इसके दो फोकस होते हैं, ठीक है, F1 और F2, ठीक है, दो फोकस होते हैं। इलिप्स में कितने फोकस होते हैं, अगर आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो उसमें इलिप्स के बारे में पढ़ना होता है, तो उसमें दो फोकस होता है, F1 और F2, है ना। अगर आप इलिप्स को अगर आप विजुअलाइज करो कि कैसे ड्रॉ होता है, इलिप्स कैसे ड्रॉ होता है, तो सपोज कि यहाँ पे दो पिन है ना, सपोज कि दो पिन है, और आपने एक सपोज की कोई पेंसिल है, उसको आपने टाई कर दिया, इस पेंसिल को यहाँ से भी टाई कर दिया और यहाँ से भी टाई कर दिया, फिर जब इसको रोटेट करवाओगे ना, तो जो डायग्राम बनेगा ना दैट विल बी योर इलिप्स। समझ में आ गया। अब ऐसा सोचो कि दोनों फोकस को सेम कर दो, ये फोकस और ये फोकस सेम कर दो, तो क्या वो सर्कल बन जाएगा कि नहीं, तो सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, जहां पे दोनों फोकस एक ही पॉइंट पे आके मिल जाए। तो केपलर के हिसाब से क्या है कि पहला जो लॉ है वो कहता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो सन है ना वो एक फोकस पे है, इलिप्स के फोकस पे है, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उसके अराउंड ऑर्बिट करता है इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। तो सपोज कि यहाँ पे अगर इस फोकस को हम लोग अगर समझते हैं कि सन यहाँ पे है, सपोज सन यहाँ पे है ना, और अर्थ जो है इसके अराउंड है, सो है ना, रिवॉल्यूशन करता रहेगा, रिवॉल्यूशन करता रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है पेरिहेलियन पॉइंट कौन सा होगा, तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा, नियरेस्ट पॉइंट जो हो जाएगा दैट इज पेरिहेलियन। एपिहेलियन क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, विच इज द फारदेस्ट पॉइंट, है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, इस तरीके से जो है अपना अर्थ जो है सो रिवॉल्यूशन कर रहा होता है सन के चारों तरफ, है ना। दूसरा क्या बोलता है, जो केपलर का जो सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है कि सेम टाइम में अगर टाइम आप कांस्टेंट रखोगे तो जो प्लैनेट्स जो मूव करते हैं, प्लैनेट्स जो मूव करते हैं सन के चारों तरफ, तो वो एरिया एरिया जो है ना वो इक्वल एरिया कवर करेगा। इसका मतलब समझो कि हम लोग सपोज कि एक दिन का सपोज की टाइम लेते हैं, एक दिन का, है ना। एरिया मतलब सपोज यहाँ से अर्थ जो है इस वाले पॉइंट से यहाँ पे पहुंच, है ना, यहाँ पे पहुंच, तो कितना एरिया इसने कवर किया, है ना, इस एरिया, ये जो रेडियंट हुआ ना उसका जो एरिया हुआ उसको सपोज कि आपने A1 कंसिडर किया, सपोज दिस इज द A1 एरिया। सेम अगर अर्थ जो है सपोज कि इस वाले पॉइंट पे है ना, और सेम टाइम ड्यूरेशन, जितना टाइम यहाँ पे आपने दिया, सपोज कि 1 डे का टाइम आपने एज्यूम किया है ना, तो यहाँ पे भी 1 डे में जो ये एरिया
जो कवर करेगा वो A1 के बराबर होगा, है ना, A1 के बराबर होगा। तो सपोज ये जो एरिया है, ये जो एरिया है A1 और A2, अगर A1 इज इक्वल टू A2 है, A1 इक्वल टू A2 है, तो आपको जाहिर सा बात है कि ये जो ग्रेडियंट है, ये जो लेंथ है, ये ज्यादा है ना, ये लेंथ ज्यादा है। दैट मीन्स कि ये वाला जो पाथ है ये कम होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि क्या यहाँ पे अर्थ का जो स्पीड है वो कम होगा कि नहीं, है ना, कम होगा। लेकिन अगर इस एरिया के बराबर, अगर छोटे से रेडियस में अगर एरिया कवर करना होगा और टाइम हमने सेम रखा है, तो क्या इसका ऑर्बिटल स्पीड है सो इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं। So this is the reason why the orbital velocity of any planet, including the Earth, changes with respect to whether it is placed in the orbit around the sun. समझ में आ गया? ठीक है? क्या ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटी, हाँ। अब ऐसे लॉजिक मतलब लगा के सोच सकते हो, बट ये जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट का ये सभी जो है, देखो ऐसे सन के नजदीक में अगर अर्थ आएगा तो बिल्कुल जाहिर सा बात है कि ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और जितना दूर होगा, ज्यादा दूर होगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ये वाले पॉइंट से कम होगा वहां पे। ठीक। बाकी ऐसे मोमेंटम का भी लगा सकते हो कि जब नजदीक आएगा तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाओगे, तो जो एक्सिस से जितना नजदीक आएगा उसका स्पीड बढ़ेगा, जितना दूर जाएगा स्पीड कम हो जाएगा, वो भी लगा लो। लेकिन ठीक है, अभी केपलर्स के हिसाब से समझ रहे हैं, है ना, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। दूसरा है केपलर सेकंड लॉ, दैट इज योर लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। लॉ ऑफ इक्वल एरियाज जो मैंने आपको समझाया। दिस लॉ स्टेट्स दैट ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए प्लेनेट एंड द सन, है ना, लाइन सेगमेंट मतलब कि सपोज कि यहाँ पे जो है प्लेनेट है ना, और सन है, दिस इज द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है ना। इट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल एरियाज को है सो स्वीप करेगा। इन अदर वर्ड्स, एज ए प्लेनेट मूव्स अराउंड इट्स elliptical orbit, it covers equal areas in equal times. This means that a planet moves faster when it is closer to the sun, जो कि पेरीहेलियन है, एंड स्लोअर व्हेन इट इज फार्दर अवे फ्रॉम, है ना, द सन, दैट इज एपीहेलियन। तो ये पीटी में आपसे सवाल जो है इसके ऊपर पूछ सकता है, स्टेटमेंट बना सकता है, याद रखना कि ज्यादा स्पीड कहाँ पे होगा किसी भी प्लेनेट का, एपीहेलियन पे, एपीहेलियन पे, नहीं सॉरी, पेरीहेलियन पे, पेरीहेलियन पी से पास है, पास है तो ज्यादा स्पीड होगा, ज्यादा होगा। ठीक, हाँ, तो ये याद रखना ना, दिस इज योर एरिया जो कि ज्यादा कवर करना होगा, जितना नजदीक होगा तो इस वजह से स्पीड जो है सो बढ़ जाएगा, और जितना दूर होगा, जितना दूर होगा वहां पे कम स्पीड से उसको सेम एरिया कवर करेगा, है ना। बाकी अगर आप ये एक फैक्ट याद कर सकते हो तो कर लेना। अर्थ एवरेज ऑर्बिटल स्पीड इज 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको ऑलमोस्ट ऐसे याद रखो, 30 किलोमीटर पर सेकेंड के राउंड। ठीक है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में अर्थ जो है सन के चारों तरफ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर आप एग्जैक्ट फिगर रखो तो 29.78, कई बार 29.8 ऐसे लिखा रहता है। किलोमीटर में जाओगे तो 1800, 1,07,200 किलोमीटर पर आवर, 1,07,200। ठीक है, तो 30 किलोमीटर पर सेकंड याद रखना अर्थ का जो है ऑर्बिटल स्पीड है। बाकी किलोमीटर में जाओगे तो 1,07,200, है ना। कई बार पीटी में खास करके बीपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम में ये सब जो है पूछ लेता है, यूपीएससी में नहीं पूछेगा बट स्टेट पीसीएस में ये सब पूछ लेता है। ठीक है, बाकी थर्ड लॉ क्या कहता है। हाँ, ये जो है आपको यूपीएससी में भी जीएस वाले सवाल में आ जाता है, कई बार पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ सकता है ना। केप्लर्स थर्ड लॉ ये क्या बोलता है कि इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट, है ना। ये समझ में नहीं आया होगा। देखो मेजर एक्सिस क्या है, जो इलिप्स होता है इसका दो एक्सिस होता है ना। सपोज कि यहाँ पे फोकस है, दिस इज द फोकस हियर, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे फोकस है, सन जो है एक फोकस पे होगा। तो अगर आप दोनों फोकस को अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से
मैच करोगे तो वो मेजर एक्सिस कहलाता है। ठीक है, मेजर एक्सिस। और उसके परपेंडिकुलर जो आप बिल्कुल सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करोगे उसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं, माइनर एक्सिस। ठीक है, तो मेजर एक्सिस में ये जो प्लस थर्ड लो क्या बोलता है कि ये जो प्लेनेट का जो टाइम पीरियड होगा ना, टाइम पीरियड मतलब कि सपोज यहाँ से अगर देखते हो इस पॉइंट से, है ना, मूव करके वापस जो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ये जो टाइम पीरियड होगा दैट इज इक्वल टू टी, इसका स्क्वायर, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस। यानी कि अगर आप इसको 2a लेंथ लेते हो, दिस इज ए, दिस इज ए, तो टोटल मेजर एक्सिस का लेंथ 2a है, बट हाफ का कितना होगा a, है ना। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है टी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ए क्यूब, जहाँ पे के कांस्टेंट होता है ना। तो ये जो है याद रखना, टी स्क्वायर इज द टाइम पीरियड एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, जिसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, Kepler's laws have profound implications for how planets move around the sun. Specifically, Kepler's second law explains how Earth's orbital speed varies throughout the year. है ना? When Earth is closer to the sun at perihelion, it moves faster in its orbit, covering more distance in a given amount of time. Conversely, when Earth is farther from the sun at the aphelion, it moves slower in its orbit. है ना? Slower in its orbit. तो इसके हिसाब से भी जो है आपका इंसोलेशन जो है वेरी करता है, बट उतना ज्यादा फर्क नहीं डालता है। जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन और जो प्रोफाइल देखते हैं, उसमें अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन, उसमें जो वेरिएशन है उसको हम लोग काउंटिंग नहीं करते। ठीक है, बट ये भी एक फैक्ट है, आपको ये सब याद रखना। दूसरा ये चीज है, ये जो डायग्राम है ना, ये क्या है, तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करो कि जो एपिहीलियन है और जो पेरीहीलियन है, इट इज completely different from the four positions which are related to your equinox and solstice। ठीक है, उससे कंफ्यूजन नहीं करना। ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि सोलिस्टिस कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों होता है ये बताओ। बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द एक्सिस, टिल्ट ऑफ द एक्सिस, है ना, टिल्ट ऑफ द एक्सिस। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे जो अर्थ अपने ऑर्बिट पे जो है 23.5 डिग्री पे जो टिल्ट है ना, अर्थ का जो एक्सिस है जिसके अराउंड ये वेस्ट टू ईस्ट का जो है रोटेशन होता है, तो ये एक्सिस टिल्ट होने की वजह से जब ये सन के चारों तरफ मूव करता है, तो एक हेमिस्फीयर कभी सन के तरफ फेस करेगा, फिर दूसरे साइड में आफ्टर 6 मंथ्स जो दूसरा फेस, दूसरा हेमिस्फीयर है अर्थ का, वो सन की तरफ फेस करेगा। इस वजह से ऐसा देखने को लगता है कि जो सन है वो नॉर्दर्न से साउदर्न हेमिस्फीयर के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। एक्चुअल में सन तो स्टेशनरी है, बट अर्थ जो है चूंकि एक्सिस इंक्लाइंड है, इस वजह से ऐसा लगता है। दैट इज कॉल्ड एज द अपरेंट शिफ्ट ऑफ द सन। तो यहाँ पे जो एपिहेलियन और पेरिहेलियन है, ये दोनों अलग पॉइंट है, इसके चारों के उससे रिलेटेड नहीं है, ये बात याद रखना। ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन जिस प्लेन में अर्थ जो है सो या फिर कोई भी जो प्लेनेट है वो मूव करेगा, उसको प्लेन बोलेंगे। हाँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑर्बिटल प्लेन। और उसका जो जैसे कि ये एक डायग्राम बनाए थे ना अभी, देखो ये अगर प्लेन की बात करो, यहाँ पे प्लेन क्या हो जाएगा, तो ये बोर्ड जो है सब प्लेन हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड ये प्लेन हो जाएगा, है ना। तो इसी प्लेन पे जो है ना, ऐसे मूव कर रहे हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, इंसोलेशन को देखते हैं। इंसोलेशन एज द नेम इसका सजेस्ट इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो जिसको हम लोग समझेंगे, है ना। इट इज बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, total amount of solar energy which is received per unit area, total amount of solar energy received per unit area at a given location on Earth's surface. It includes all wavelengths of solar electromagnetic radiation, but it is often used to specifically refer to the visible and near infrared portions of the solar spectrum that are responsible for the समझा। देखो हो क्या रहा है कि सपोज ये हमारा अर्थ है, इसको समझो,
ये इंसोलेशन सब कैसे क्या होगा। और यहाँ पे सन, ठीक है, सन है। अर्थ जो है, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर ऑन एन एवरेज, 6400 किलोमीटर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना है? 800, 10,000 किलोमीटर है। ठीक है। हाँ, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है कुछ इस तरीके से है। ठीक है। जो एक्सोस्फेयर का जो आउटर लिमिट है एटमॉस्फेयर का, दैट इज अप टू 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। हाँ, यानी कि अर्थ के साइज से, रेडियस से काफी बड़ा है एटमॉस्फेयर। दिस इज योर 10,000 किलोमीटर। ठीक है। सबसे नीचे का जो लेयर है दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर लास्ट में एक्सोस्फेयर वो आएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो सन से जो रेज आएगा, सन से जो रेज आएंगे, है ना, इसमें क्या सब होता है? सन रेज जो होगा इसमें अल्ट्रावायलेट रेज होगा, विजिबल जो है रेंज का होगा, विजिबल रेंज का होगा, एक्स रेज भी होते हैं। ठीक है। विजिबल रेंज का होगा जो विबग्योर अपना, है ना, विबग्योर। ठीक है। प्लस इसके बाद इंफ्रारेड होगा, इंफ्रारेड होगा, है ना, माइक्रोवेव्स भी होगा। ठीक है। तो जो सन का जो सनलाइट है, जो सन रेज है, उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। इसमें और ये सभी एनर्जी है सो प्रोसेस करेगा। वाई? बिकॉज जो भी वेव्स होते हैं वो एनर्जी ही तो लेकर के आगे प्रोपोगेट करता है। अगर आप लाइट की बात करो तो लाइट जो है ऐसे डुअल उसका नेचर होता है ना, पार्टिकल नेचर भी होता है, प्लस वेव्स यानी कि एनर्जी के फॉर्म में भी वो ट्रेवल करता है। तो अब होता क्या है बेसिकली कि ये सभी हाई एनर्जी वेव्स है, इस वजह से इनका जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है। ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है। इस वजह से आप देखो हमेशा जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो इंसोलेशन जिसको बोलते हैं, इंसोलेशन जिसको बोलते हैं, इसमें जो मेजोरिटी ऑफ द कंपोनेंट होता है दैट इज योर शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव होता है। ठीक है। शॉर्ट वेव, मेजोरिटी ऑफ द कंपोनेंट इज योर शॉर्ट वेव। शॉर्ट का मतलब शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? हाँ, जैसे कि अगर आप वेव्स की बात करो ऐसे, दिस इज योर वेव्स, तो दिस इज द क्रेस्ट, है ना, दिस इज द ट्रफ, दिस इज द क्रेस्ट। तो दो कॉन्सिक्यूटिव जो क्रेस्ट है उसके बीच का जो लेंथ होगा दैट विल बी योर वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ। और एक बात याद रखना कि जहां पे वेवलेंथ कम होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है सो आपस में इनवर्सली रिलेटेड। तो शॉर्ट वेवलेंथ होगा इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगा, है ना। तो जो सोलर इंसोलेशन जो है उसमें मैक्सिमम प्रोपोर्शन किसका है? शॉर्ट वेवलेंथ वाले वेव्स का, शॉर्ट वेवलेंथ वाले वेव्स का। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये सब जो हमारे एटमॉस्फेयर में जब पहुंचेगा, है ना, ये सब जो रेडिएशन पहुंचेगा, सोलर जो रेडिएशन या फिर इंसोलेशन बोलो, उसमें शॉर्ट वेव्स का जो कंपोनेंट है वो ज्यादा होता है। तो एटमॉस्फेयर जो है उसको बहुत हद तक जो है ट्रांसपेरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द शॉर्ट वेव रेडिएशन, है ना। ये आगे देखेंगे बट अभी समझो यहाँ पे कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो मैक्सिमम जो शॉर्ट वेव आता है उसके लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम के तौर पे काम करता है। हालांकि कुछ पार्ट को वो रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब भी करेगा, बट मोस्टली जो है सब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो क्या होगा, कहाँ पहुंचेगा? तो अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा। ठीक है। यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेयर का बात करेंगे और अर्थ के सरफेस का बात करेंगे। We will talk about the atmosphere and how it behaves with respect to the absorption or the reflection of the solar winds, solar radiation। और दूसरा the behavior of the earth surface। earth surface में क्या सब आएगा, जैसे कि oceans, seas, continents, mountains, है ना, ये सभी surface के अंदर में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो जो इंसोलेशन है ये सबसे ज्यादा है सो अर्थ पे अगर देखा जाए, जो कि एक यूनिट एरिया में जो सबसे ज्यादा एनर्जी पहुंचेगा वो कौन से रीजन में होगा? क्या वो ट्रॉपिकल रीजन होगा? या वो ट्रॉपिकल रीजन बेसिकली, है ना, ट्रॉपिकल रीजन में, है ना, ट्रॉपिकल रीजन में। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो सन रेस होगा ना, दैट इज ऑलमोस्ट, है ना, वर्टिकल, वर्टिकल है। ट्रॉपिकल रीजन में सन रेज जो है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है, उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो ज्यादा होगा, है ना। इस वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा एनर्जी पर यूनिट एरिया में, है ना, पहुंचेगा, है ना। इंसोलेशन मतलब कि सपोज कि ऐसा देखो, तो एरिया को समझो, सपोज कि ये एनर्जी का जो है सो फ्लक्स ऐसे हो रहा है, एनर्जी का फ्लक्स हो रहा है। यहाँ पे दो एरिया को एज्यूम करो, सपोज कि एक एरिया ऐसा है, ठीक है, सपोज दिस इज एरिया ए है, और दूसरा एरिया ऐसा है, ठीक है, दिस इज एरिया बी, है ना। अगर ए और बी का एरिया सेम है ना, एरिया सेम है, एरिया सेम है, लेकिन अगर टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट होगा अगर उसको आप कंपेयर करोगे, तो बताओ ए पे ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट होगा कि बी पे ज्यादा होगा? बी पे कौन बोलो? ए पे होगा ना, ए पे। दोनों एरिया सेम है, एरिया सेम है, लेकिन ये स्लैंट है ना, स्लैंट है मतलब कि यहाँ पे जो सन रेज है वो इसके जैसा वर्टिकल नहीं पहुंच रहा है ना। तो आप कह सकते हो कि क्या अर्थ जो है सो हमारा ऐसा अर्थ है क्या, ट्यूब तो नहीं है, ऐसा होता तो मजा आ जाता, इधर पहुंचते एक से पता नहीं कहीं गिर जाते। ऐसा लोग पहले मानते थे, है ना, कि जो अर्थ का जो सरफेस है, अच्छा अभी मानते हैं, अभी मानते हैं तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है, बाकी उस समय मानते हैं तो अलग बात है ना। तो वो लोग का मानना था कि अर्थ का जो है ना सरफेस वो बिल्कुल एक टेबल की तरह है, और अगर उसके एंड पे मार्जिन पे जाओगे तो आप जो है गिर जाओगे, है ना। बट बाद में पता चला कि नहीं, ये सब जो है हमारा जो अर्थ है सब गोलाकार है ना, डिवाइड शेप है बेसिकली। अगर ऐसा अर्थ होता तो हमारे हर एक फेस पे जो इंसोलेशन है वो सेम हो जाता, है ना, हर एक जगह पे इंसोलेशन सेम हो जाता। बट अर्थ जो है सो स्फेरिकल है, स्फेरिकल होने की वजह से जो ट्रॉपिक्स का जो रीजन है, ट्रॉपिक्स मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो बीच का एरिया है, वहां पे कुछ इस तरीके से पर यूनिट एरिया पे ज्यादा एनर्जी पहुंच रहा होगा, है ना। इस वजह से हम लोग ये जो टोटल जो बेल्ट हो जाता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन पहुंचता है, तो क्या बोल देते हैं, टॉरिड जोन। याद आ रहा होगा, टॉरिड जोन इसी वजह से, क्योंकि वहां पे जो इंसोलेशन है, जो पर यूनिट एरिया जो एनर्जी पहुंच रहा है, दैट इज मोर, मोर। ठीक है, क्या नहीं, क्या है, पढ़ रहे थे? नहीं मतलब ये तो ठीक है, पूछ रहे रात भर क्या कर रहे थे वो बताओ। दोनों रूम पार्टनर हो क्या? अच्छा इसलिए हम बोला कि तुम कैसे तो। ठीक है चलो, ऐसा मतलब देखो सोना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि जो है ज्यादा जगोगे तो फिर बीपी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होने लगेगा। हाँ, ठीक है, चलो पूछते रहेंगे थोड़ा, देखते रहो यहाँ, है ना। अब क्या है कि एज वी गो अप, है ना, यानी कि जब आप हायर लैटिट्यूड्स पे जाओगे, हायर लैटिट्यूड्स पे जाओगे, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सन रेज का, वो स्लैंट होता चला जाएगा, स्लैंट होता चला जाएगा। इस वजह से इंसोलेशन भी कम होगा। इस वजह से जो पोलर रीजन्स है, पोलर रीजन्स है, यहाँ पे इंसोलेशन सबसे कम पहुंचता है, और ये फ्रीजिड जोन होगा, ठीक है, फ्रीजिड जोन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पोलर एरियाज जो है फ्रीजिड जोन, वाई बिकॉज वहां पे इंसोलेशन जो है ना, कम है, इंसोलेशन कम है, एनर्जी है सो कम पहुंच, ठीक है, ये हो गया। तो जो जो रेज है वो तो कांस्टेंट अपने तरीके से जो है स्पेस में मूव कर रहा है, लेकिन हमारा जो अर्थ है और उसका जो प्रोफाइल है एटमॉस्फेयर का, प्लस जो कॉन्टिनेंट्स है, प्लस जो ओशंस है, वो उसको डिफरेंट तरीके से इंसोलेशन को है सो एब्जॉर्ब करेगा, या फिर रिफ्लेक्ट करेगा, या फिर ट्रांसमिट करेगा, है ना। ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट और आप समझो, कि जो इंसोलेशन होगा, है ना, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, ये तो पॉइंट हो गया कि सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन्स में होगा, उसके सबसे कम कहाँ पे, तो पोलर रीजन्स में होगा, है ना। तो ट्रॉपिकल रीजन्स को हम ये कह सकते हैं कि ये एनर्जी सरप्लस जोन है ना, एनर्जी सरप्लस जोन है। और जो पोलर रीजन है उसको कह सकते हैं कि एनर्जी डेफिसिट रीजन है, डेफिसिट रीजन है। तो एक बात बताओ,
कि अगर ऐसा है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत ज्यादा सोलर इंसोलेशन आ रहा है, कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो ट्रॉपिकल रीजन है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्यों नहीं हो गए इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स में? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, तो वही जो है हमने डिस्कस किया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में है ना, बेसिकली ट्रोपोस्फेयर में है ना, ट्रोपोस्फेयर में या फिर ओशन में क्या होता है? ओशन में करेंट्स होते हैं, ठीक है। जब हम लोग आगे ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो समझेंगे कि करंट्स कैसे जनरेट होता है और किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। तो करंट्स के भी दो टाइप हो जाते हैं, ठीक है। वार्म करंट्स होते हैं, ठीक है, और कोल्ड करंट्स होते हैं। तो जो हमारा ट्रॉपिकल वाटर्स है, ट्रॉपिकल वाटर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां से वार्म करंट जो है सो हायर लैटिट्यूड में जाता है और वहां पे जो एक्सेस हीट है ट्रॉपिक्स का उसको ट्रांसफर कर देता है। इस वजह से ट्रॉपिक्स का जो टेम्परेचर है वो एक एम्बियंट लेवल पे मेंटेन रहता है। अगर ओशन करेंट्स नहीं हो, अगर ट्रोपोस्फेयर में अगर सपोज की विंड्स नहीं हो, सपोज की विंड्स नहीं हो, या फिर साइक्लोन्स नहीं हो, या फिर टोर्नेडो जो है सो नहीं हो, है ना, अगर ये सब चीज, अगर जेट स्ट्रीम नहीं हो, है ना, अगर ये सब मूवमेंट ना हो, तो जो हमारा हीट ट्रांसफर जो है फ्रॉम द सरप्लस रीजन टू द डेफिसिट रीजन वो नहीं हो पाएगा, और जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है वो और बढ़ता चला जाएगा। तो पोलर रीजन जो है परमानेंटली फ्रोजन, है ना, बिल्कुल भी लाइफ कुछ नहीं होगा उधर। और ट्रॉपिक एरियाज का टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि यहाँ भी लाइफ नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए हमारा जो ग्लोबल सर्कुलेशन है winds का या फिर ओशन वाटर्स का, दे हेल्प एज द बैलेंसिंग, दे एक्ट एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ द टोटल हीट प्रोफाइल ऑफ द अर्थ, है ना। यानी कि जहाँ पे हीट सरप्लस है वहां से हीट डेफिसिट रीजन में जो है उसको ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलो, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एक डेटा है, तो एनसीईआरटी में जो कि बीपीएससी ये सब एग्जाम बहुत ज्यादा कई बार जो है डेटा स्पेसिफिक सवाल पूछ लेता है, तो ये पॉइंट आप याद रखना है ना इंसोलेशन के बारे में, कि एवरेज जो इंसोलेशन जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जो पहुंचता है, तो हमने देखा कि सनरेज जो है ये जितना एनर्जी लेकर के आ रहा है, कितना उसका वैल्यू होता है? 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि अगर अर्थ के सरफेस पे अगर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ का अगर आप एरिया कंसिडर करते हो, और अगर 1 मिनट का समय लेते हो, 1 मिनट में जितना एनर्जी पहुंचेगा उसका वैल्यू कितना होता है? 1.94 कैलोरी। तो अप्रॉक्स 2 कैलोरीज के अराउंड एनर्जी पहुंचता है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी द इंसुलेशन रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज स्लाइटली इन अ ईयर ड्यू टू द variations in the distance between the earth and the sun as the earth revolves in an elliptical orbit. However, the effect of this variation in the insolation received is masked by other factors like the distribution of land and sea and the atmospheric circulation. तो वो पॉइंट हमने बताया कि अर्थ का जो पेरीहेलियन और एपीहेलियन के बीच में जो माइग्रेशन होता है उसका बहुत ज्यादा फर्क इंसोलेशन पे हम लोग कंसिडर नहीं करते, नहीं करते। Hence, this variation in the solar output does not have great effect on daily weather changes on the surface of the earth, है ना। सोलर आउटपुट का मतलब जो सोलर जो एनर्जी जो ट्रेवल करके और हमारे पास पहुंचता है उसको सोलर आउटपुट बोलते हैं। इसका बहुत ज्यादा जो डेली वेदर इवेंट्स में उसका जो है सो इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर हैविंग डिफरेंट सीजन्स ऑन द अर्थ? टिल्ट, है ना, यस, टिल्ट की वजह से, है ना। बहुत लोगों को लगता है, हालांकि ये भी एक फैक्टर है जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है और जो है नियर और फर्दर है, बट वो एक माइनर फैक्टर। मेजर फैक्टर क्या है? जो अर्थ का जो अपने एक्सिस पे जो टिल्ट है 23 डिग्री एंड 23.5 डिग्री का, उसके वजह से जो है वेदर जो है, सॉरी, जो सीजन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ऐसे समझ, है ना। अर्थ का दो लोकेशन सब समझा देते हैं। जैसे सपोज दिस इज द अर्थ, ये वर्टिकल लाइन है और ये इसका अपना एक्सिस है ना, इसका एक्सिस है। एक्सिस पे किस डायरेक्शन में मूव करेगा? वेस्ट टू ईस्ट, है ना। मैंने आपको बताया भी था कि कैसे याद रखना है। सूरज किधर उगता है? वेस्ट में उगता है, ईस्ट में उगता है। पूरब से पश्चिम की तरफ सूरज जो है सो दिखाई देता है।
तो सूरज तो स्टेशनरी है, हम ही लोग उसके अपोजिट घूम रहे हैं, इस वजह से पश्चिम से पूरब की तरफ अर्थ का अपने ऑर्बिट में रोटेशन हो रहा है। तो अगर सपोज कि सन अगर यहाँ पे है ना, सपोज दिस इज द सन है, और सन रेज अगर आ रहे हैं, सन रेज आ रहे हैं, और अर्थ का जो इक्वेटर है, सपोज दिस इज द इक्वेटर, ठीक है, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये बताओ कि इस वाले लोकेशन अगर इसको ए पॉइंट मानते हो, तो इसमें समर जो है सो किधर होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? नॉर्दर्न में होगा, है ना। नॉर्दर्न में क्यों होगा? क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ है। यानी कि ये जो हाफ होगा, ये जो हाफ होगा, ये जो हाफ होगा, इस पे ज्यादा इंसुलेशन आ रहा होगा, है ना। लेकिन जो नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, वो देखो यहाँ पे एक तो सनरेज बहुत स्लैंट होकर के पहुंचेगा, और साउथ पोल पे तो बिल्कुल अंधेरा ही हो जाएगा। साउथ पोल यहाँ पहुंच गया, है ना, इधर तो लाइट वैसे भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो दिस इज द रीजन जो है, आप देखो। अब इसका दूसरा सेम इसको उधर अपोजिट साइड में लेके चले जाए, वापस जो है अर्थ अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते करते सपोज कि इस वाले पॉइंट पे पहुंचे। दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब एक बात बताओ, अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो और ये इसको अगर आप बी पॉइंट समझते हो, तो बी पॉइंट पे जो समर सीजन होगा वो नॉर्थ में होगा कि साउथ में होगा? साउथ में होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है टिल्ट की वजह से, अब जो साउदर्न हेमिस्फीयर है दैट इज फेसिंग द सन, मतलब फेस तो ये भी करेगा बट इट इज फेसिंग अवे, एंड दिस इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन, है ना। इस वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है अब समर सीजन आ जाएगा, समर सीजन आ जाएगा, समर सीजन। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें विंटर सीजन आ जाएगा, विंटर सीजन, ठीक है, विंटर सीजन। तो अगर अर्थ सपोज कि अपने एक्सिस पे ऐसे झुका हुआ नहीं होता, है ना, बिल्कुल वर्टिकल होता, और सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन होते रहता, तो क्या ये इम्पैक्ट जो नॉर्थ साउथ के बीच में क्रिएट हो रहा है डिफरेंट सीजन का, वो होता क्या? नहीं होता, है ना। तो याद रखना, कभी भी अगर एग्जाम में सवाल पूछे व्हाट इज द मेन रीजन फॉर हैविंग डिफरेंट सीजन ऑन द अर्थ, द मेन रीजन इज द एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ, टिल्ट के वजह से। ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन इंसोलेशन, है ना, इंसोलेशन में वेरिएशन किस वजह से आएगा, है। तो ये सब कुछ कॉमन है, जैसे कि लैटिट्यूड की वजह से तो बहुत सारा चीज वेरिएशन हर चीज में आ जाता है ना। तो लैटिट्यूड तो होगा ही, है ना, लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड यानी कि जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल रीजन में रहोगे तो इंसोलेशन ज्यादा होगा, बट जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल रीजन से टुवर्ड्स पोलर रीजन मूव करोगे तो इंसोलेशन है सो कम होता चला जाएगा, है ना, जैसा कि अब हमने पीछे भी देखा। So it means latitude की वजह से insolation is highest in the tropics. Insolation is highest in the tropics and it decreases towards the poles. It decreases towards the poles. This is because sunlight strikes the earth more directly near the equator, delivering more energy per unit area. हमने आपको पीछे डायग्राम से बताया कि it delivers more energy per unit area. Therefore, the insolation will be higher in the tropical regions near the equator. Near the poles, sunlight strikes the Earth's surface at an oblique angle. Oblique angle मतलब कि slant angle पे, slant angle तिरछा रहेगा, तिरछा। कभी भी पोलर रीजन में आपको जो सन है वो ओवरहेड नहीं दिखाई देगा, हमेशा होराइजन के पास में, है ना, होराइजन के पास में सूरज जैसे दिखाई देता है स्लैंट एंगल पे। इस वजह से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लार्जर एरिया पे है सो, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस वजह से इंसोलेशन है सो कम होगा, है ना। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि इक्वेटर रिसीव्स comparatively less insolation than the tropics due to more cloudiness, है ना। ये पॉइंट मैंने ऐड किया, क्लाउडीनेस ये उसमें मिसिंग है, बट बस वहां पे सिर्फ ये लिख दिया है एनसीईआरटी में कि इक्वेटर रिसीव्स comparatively less insolation than the tropics। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन बता देते हैं। बादल की वजह से। हम्म नहीं नहीं, बेसिकली क्लाउडीनेस की वजह से होता है कि जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर हमने देखा भी था। तो इक्वेटर का जो रीजन है, यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है इसकी वजह से, और ओशन वाटर्स भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कन्वेक्शन, इंटेंस कन्वेक्शन होते रहता है ना। कन्वेक्शन मतलब कि सरफेस से, है ना,
वाटर वेपर और जो वार्म एयर है, वाटर वेपर और वार्म एयर है सो राइज करेगा और यहाँ पे ऊपर जाके ठंडा होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ना जो इक्वेटर के बिल्कुल पास का एरिया है वहाँ पे क्लाउडीनेस ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। और क्योंकि क्लाउड्स ज्यादा है ना, तो देखो कि जैसे आज बाहर में थोड़ा सा गर्मी कम लग रहा है, सुबह से थोड़ा सा क्लाउडीनेस टाइप का दिख रहा है। तो सेम वही सोचो कि अगर क्लाउड्स जहाँ पे ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, उसको क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देता है। समझ में गया? रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब रिफ्लेक्शन हो जाता है क्लाउड्स के द्वारा, तो नीचे में जो एनर्जी सरफेस से पहुंचना चाहिए था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। इस वजह से ये पॉइंट आपसे जो है इसमें मेंशन किया गया है कि जो इक्वेटर के पास में जो इंसोलेशन है ये थोड़ा सा कम होता है फ्रॉम द नियर ट्रॉपिक्स। ठीक है, समझ में गया? तो ये चीज याद रखना, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये स्टेटमेंट दे सकता है, तो आप ये मत सोचना कि जो है इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ट्रॉपिक्स में होगा, इक्वेटर से थोड़ा दूर पे जो ट्रॉपिक्स एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और इसको क्या बोलते हैं, अगर कोई क्लाउड से या फिर किसी सरफेस से अगर इनकमिंग सोलर रेडिएशन अगर रिफ्लेक्ट हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको? एलबीडो, है ना, एलबीडो इसको बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द एलबीडो। एलबीडो इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसोलेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसोलेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसोलेशन। ठीक है, आप लोग कितना लोग हैं सो कभी हिल स्टेशन पे या फिर ऐसा जगह पे जहाँ पे आइस स्नो ये सब हो कभी गए हैं घूमने? कहाँ गए? सिक्किम में बर्फ था वहाँ पे? तो ऐसा लगा था कि बर्फ पे है बहुत ज्यादा आंख पे तेज रोशनी आ रहा है, लाइट लग रहा था ना? इसी वजह से। क्यों? क्योंकि जो फ्रेश आइस होता है या फिर जो स्नो होता है, स्नो या फिर आइस है ना, इसका एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है। एल्बिडो बहुत ज्यादा यानी कि 90% से लेकर 95% तक। जो इंसोलेशन होगा, जो इंसोलेशन होगा उसका 90 से 95% इंसोलेशन को ये वापस रिफ्लेक्ट करता है। फ्रेश स्नो है ना, फ्रेश स्नो। ठीक है, फ्रेश स्नो। इसी वजह से आप देखो कि जो लोग आप देखते होंगे, जो लोग कभी घूमने जाते होंगे और फोटो को जो है सोशल मीडिया पे डालते होंगे तो काला चश्मा सब लगा के डालते हैं, इसी वजह से, क्योंकि वहां पे आप देख नहीं पाओगे इतना ज्यादा। अगर स्नो है ना, बहुत ज्यादा आंख पे है जो आपको है ना, मतलब वैसा फील होगा कि बहुत ज्यादा तेज लाइट आ रहा है। तो फ्रेश स्नो हैज द हाईएस्ट एल्बिडो, हाईएस्ट एल्बिडो। ठीक है, तो एक बात बताओ, कल जो हमने उस पॉइंट पे डिस्कस किया था कि तिब्बतन प्लेट्यू पे अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा आइस और स्नोफॉल करा दे तो क्या वहां पे समर में जो है ज्यादा इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट कर देगा? कल का क्लास याद करो, ज्यादा कर देगा, एल्बिडो ज्यादा है तो उसकी वजह से जो ऊपर में एक जेट स्ट्रीम जो है क्रिएट हो रहा था, स्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और वो जब नहीं बनेगा तो हमारा जो मानसून है वो वीक हो जाएगा, है ना। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो शिफ्टिंग ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है वो हमारे मानसून को भी इम्पैक्ट कर रहा है। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मालूम है कि टेम्परेट साइक्लोन है और वो जो है स्नोफॉल और रेनफॉल जो है उसको करवाएगा ही। और जब तिब्बतन प्लेटू पे अगर ज्यादा स्नोफॉल हो गया तो वो एल्बिडो बढ़ जाएगा उसका। और जब एल्बिडो बढ़ जाएगा तो इन द समर मंथ्स वहां पे लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा और ऊपर में है सो एंटी साइक्लोन जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्रिएट नहीं होगा और वो हमारे मॉनसून को वीक कर देगा। याद रखना है। हो गया? ठीक है, दूसरा पॉइंट है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, है ना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, इट डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस। तो जाहिर सा बात है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन किस पर डिपेंड करेगा? तो लैटिट्यूड के हिसाब से। द हायर द लैटिट्यूड द लेस इज द एंगल दे मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि अगर आप लैटिट्यूड जितना ज्यादा होगा, जितना ऊपर जाओगे वहां पे सन रेज उतना स्लैंट होता चला जाएगा, स्लैंट होता चला जाएगा, तो उतना लो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, है ना। तो उसके वजह से वहां पे इंसोलेशन भी कम हो जाएगा, है ना। यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड पॉइंट है। द एरिया कवर्ड बाई वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन द स्लैंट रेज, है ना, हमने डिस्कस भी पीछे किया। अगर वर्टिकल रेज होगा, वर्टिकल रेज होगा तो वो एरिया है सो कम ही एरिया में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और अगर स्लैंट अगर रेज होगा
तो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा और उसकी वजह से पर यूनिट एरिया जो एनर्जी अवेलेबिलिटी होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट है तो इंटरकनेक्टेड है। दूसरा ये भी है कि जो स्लैंट रेज होता है ना, स्लैंट रेज का मतलब कि सपोज दिस इज योर अर्थ सरफेस और जो ये वाला जो रीजन है हायर लैटिट्यूड्स है, यहाँ पे जो इंसोलेशन पहुंचेगा ये जो एंगल होगा वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ता है। एटमॉस्फेयर कैसे है ना, ऐसे अगर कोई वर्टिकल बिल्कुल जो है अर्थ पे पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस जो होगा सन रेज का, और जो स्लैंट होकर कैसे पहुंचेगा तो ये जो डिस्टेंस होता है ये ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। इस वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है या फिर जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है ना। तो ये भी एक फैक्टर है कि पोलर रीजन्स में जो है इंसोलेशन कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहां पे ज्यादा लेंथ ट्रेवल करना पड़ता है सनरेज को पहुंचने के लिए। ये हो गया। बाकी टाइम ऑफ द ईयर यानी कि सीजन्स है ना, द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस कॉजेज सीजनल वेरिएशन, है ना, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस causes seasonal variations in insolation during the summer months in one hemisphere. That hemisphere is tilted towards the sun, receiving more direct sunlight and experiencing longer daylight hours. Conversely, during the winter months, that hemisphere is tilted away from the sun, resulting in less direct sunlight and shorter daylight hours. इसके वजह से इंसोलेशन कम हो जाएगा। तो सीजन्स की वजह से भी इंसोलेशन में फर्क पड़ेगा। ठीक है, समर मंथ्स में ज्यादा इंसोलेशन होगा उस हेमिस्फीयर में, विंटर मंथ में अपोजिट हो जाएगा, है ना। ये होगी। टाइम ऑफ डे मतलब जिस समय नून है, बिल्कुल आफ्टरनून का जो समय होगा उस समय ओवर हेड सन होगा या फिर हाईएस्ट जो पॉइंट पे है सन है सो नून के समय होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो डे टाइम में यानी कि जब आपका बिल्कुल नून है उस समय इंसोलेशन है तो ज्यादा होगा। बाकी सन लाइट जो है सनराइज के समय या फिर सनसेट के समय है तो स्लैंट हो जाता है, तो उस समय भी इंसोलेशन जो है कम और ज्यादा हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा। तो वो पॉइंट है। एटमोस्फेरिक कंडीशंस है ना, एटमोस्फेरिक कंडीशंस मतलब कि क्लाउड कवर हो जाए, है ना, क्लाउड कवर या फिर क्लाउडीनेस, क्लाउडीनेस क्लाउडीनेस है ना, एटमोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स है ना, एटमोस्फेरिक वाटर वेपर क्या होता है, हीट को ट्रैप करता है, ग्रीन हाउस गैस के जैसा काम करता है, हीट ट्रैप करता है वाटर वेपर। तो अगर कहीं पे वाटर वेपर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखेगा। लेकिन अगर ड्राई एयर है, उसका ह्यूमिडिटी अगर कम है तो वो एयर का जो हीट रिटेनिंग कैपेसिटी होगा वो रिड्यूस हो जाता है ना, ड्राई एयर। मतलब कोल्ड एयर जो है, कोल्ड एयर बेसिकली it can affect the amount of insolation reaching the earth's surface. Clouds can reflect and scatter sunlight. Clouds क्या करता है, it can रिफ्लेक्ट करेगा या फिर स्कैटर कर देगा, and reducing insolation while certain pollutants can absorb or scatter sunlight, है ना। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे कई सारे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ना, PM2.5 PM10 है ना, आप पढ़ते होगे अपने न्यूज़पेपर में, है ना, पार्टिकुलेट मैटर्स बोलते हैं PM। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। तो यहाँ पे एक चीज आपको बताते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो जो एयर है, ना, जो हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करते हैं उसके जो कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो क्या सब कंपोनेंट्स है हमारे एटमॉस्फेयर का, कंपोनेंट्स क्या सब है, गैस है ना, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब गैस आ जाएगा। दूसरा वाटर वेपर है, और तीसरा पार्टिकुलेट मैटर्स बोल दो, पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर्स में क्या सब आ जाएगा, जैसे कि है ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपको हवा में जो है तैरता हुआ मिलता है, जैसे कि 10 पार्टिकल्स हो जाएगा। ठीक है, सैंड हो सकता है, ठीक है, एरोसोल्स हो सकता है, ठीक है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे भी जैसे कि व्हीकल्स में भी जो है कार्बन एमिशंस होता है। अगर कोई
थर्मल पावर प्लांट है, वहां पे जो कार्बन और जो कोल ये सब जलाया जाता है, तो उसमें अनबर्न पार्टिकल्स जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, SOOT, है ना। दीज आर द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। प्लस आप देखो तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, है ना, पोलन ग्रेन्स, है ना, वो भी इसके अंदर में आ जाएगा, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स ये सब जो है, ये सब पार्टिकुलेट मैटर के अंदर में आ जाता है ना, पार्टिकुलेट मैटर के अंदर में आ जाएगा। इसका मेन काम क्या होता है ना, कि ये सभी क्या बहुत तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर को जो है सो इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अगर कार्बन पार्टिकल है, ब्लैक कार्बन पार्टिकल अगर रहेगा तो वो हीट को रिटेन कर लेता है ना, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। दूसरा क्या है कि ये सब जो पार्टिकुलेट मैटर्स होता है ना, पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सभी रेनफॉल को भी जो है असिस्ट करता है ना। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स जो फ्लोट करते रहते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, उसमें से कई सारे जो है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब कि जो मॉइस्चर को, वाटर को जो है अट्रैक्ट करेगा, है ना। और इसका अपोजिट क्या होगा, हाइड्रोफोबिक या फिर हाइग्रोफोबिक जो होगा, है ना। तो इसमें से कई सारे ऐसे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के तौर पे काम करते हैं। और देखो आप अपने केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, एक एडजॉर्प्शन एक कॉन्सेप्ट होता है ना, एडजॉर्प्शन सरफेस पे होता है, दैट इज डिफरेंट देन एब्जॉर्प्शन, है ना। तो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन बेसिकली क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने सरफेस पे, सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है, एज ए कैटलिस्ट वो काम करता है, और उसपे केमिकल एक्टिविटीज को वो प्रमोट करता है ना। तो ये सब जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, इसपे कई हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के तौर पे काम करता है, और इसके वजह से जो वाटर वेपर्स है वहां पे जाके कंडेंसेशन हो जाता है, जिसकी वजह से रेनफॉल और बारिश जो प्रेसिपिटेशन है ना, वो सभी कॉज करता है। तो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में से डस्ट पार्टिकल्स या फिर ये सभी पार्टिकल्स को बिल्कुल हटा दो, तो रेनफॉल भी रिड्यूस हो जाएगा, बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे रेनफॉल पैटर्न को भी जो है सो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। हम्म। चलो, अगर कभी एक ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए, या फिर यहीं पे है लिखा हुआ है, एग्जाम में याद रखना, अगर कभी पूछे तो ध्यान रखना कि अगर आपसे ऑप्शन दे दे, अगर ऑप्शन दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विल हैव द मैक्सिमम इंसोलेशन, देखो सवाल ही बना देते हैं, ठीक है, सोच के बताना। मैक्सिमम इंसोलेशन जो है सो कहाँ पे होगा, है ना, मैक्सिमम इंसोलेशन कहाँ पे होगा, मैक्सिमम इंसोलेशन जो है सो कहाँ पे होगा। ऑप्शन ए है एट इक्वेटर, ठीक है। ऑप्शन बी है एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पावर कट हो गया क्या, क्या हो गया, पावर कट हो गया ना, इसका कनेक्शन नहीं है क्या इन्वर्टर से, इधर क्या, वो तो एसी का ब्रेकर है, नहीं एसी का कनेक्शन इससे नहीं होगा, इन्वर्टर से नहीं दिया होगा। अभी पावर कट हो रहा है, अभी सब लोग लोकसभा इलेक्शन में पगलाया हुआ है ना, इस पर ध्यान थोड़ी है किसी का। ऑनलाइन तो जा रहे हैं ना, बोर्ड ब्लैंक हो गया है, बिल्कुल हमें भी दिख रहा है ब्लैंक हो गया है, पावर कट की वजह से। आ जाएगा।
माइक का भी पावर ऑफ हो गया ना? नहीं, क्लास में तो ये वाला इस पे जा रहा है, बट ये इस वाले पे नहीं है। पावर कट हुआ है ना, जो ऑनलाइन बच्चे हैं एक बार। नहीं, वो है, बोल दे रहे हैं लोगों को। है, इसमें बैकअप तो होगा ही, इतना तो लाइट चल जाएगी। वो राउटर में आ रहा है, अभी तो हो जाएगा। जो एकदम से वो टर्न ऑफ हुआ है ना, इस वजह से थोड़ा हैंग हो गया है। अभी बत्ती गुल हो गया लगा। नहीं, पीडीएफ तो आ रहा है ना उसको। जब तक इजी नोट ऑन नहीं होगा, लिख नहीं पाएंगे ना इसको। ये ठीक है। तो क्या डिस्कस कर रहे थे उस समय? अच्छा, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि जो है, बैठो। क्वेश्चन ये था कि इंसोलेशन जो है मैक्सिमम जो है कहाँ पे रहेगा, है ना, कौन से रीजन में रहेगा, है ना? तो हाँ, मान लो लाइट आ जाएगा बीच में, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, रहने दो। आवाज भी जा रहा है कि नहीं? आ रहा ना, बस। ऑप्शन ए है आपका एट इक्वेटर। ऑप्शन बी है एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शन सी है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। ठीक है। ऑप्शन डी है एट पोलर रीजन्स। क्या होगा इसका आंसर? सी? या फिर और कोई किसी को लग रहा है ए बी डी या कुछ और? सी ही होगा, है ना? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट इसका राइट आंसर होगा, है ना? इसके पीछे का रीजन क्या है, बताओ?
Why subtropical deserts will have more insolation? बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, बी होगा। क्या? तो लैंड तो इक्वेटर रीजन में भी होगा। क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, इसलिए डेजर्ट है वहाँ पे। हाँ, तो डेजर्ट है तो वहाँ पे ऐसा क्या है कि डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ? हालांकि ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट वेस्टर्न मार्जिन पे डेजर्ट्स क्यों बनते हैं? क्वेश्चन ये है कि सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे क्यों बनते हैं? बताओ, याद करो क्या बताए थे। चलो जल्दी, 1 मिनट के अंदर। नींद खुला? सही है, सही बोल रहे हो, बताओ कि डेजर्ट्स वेस्टर्न मार्जिन पे क्यों बनते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। देखो, जो डेजर्ट्स होते हैं ना, है ना, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो हैं, ठीक है, दे आर लोकेटेड एट द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, है ना। जैसे कि सहारा डेजर्ट है ना, अटकामा डेजर्ट है, ये सभी आप देखो तो वेस्टर्न मार्जिन पे, वेस्टर्न मार्जिन पे, है ना। तो डेजर्ट्स के फॉर्मेशन होने के लिए सबसे बड़ा जो मेन जो कंडीशन है कि जो रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल जो होगा, दैट शुड बी लेस देन, है ना, लेस देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखो कि अगर किसी रीजन में अगर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर, एनुअल एवरेज रेनफॉल अगर कम है, परसिस्टेंट ओवर द वेरियस वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पे डेजर्ट्स का फॉर्मेशन होगा, है ना, डेजर्ट्स। ठीक है, अब सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जो है ऐसा देखा गया कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे है। इसके पीछे रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस, है ना, इसको याद कर लो, रीजंस को याद कर लो। ठीक है, सबसे पहला होगा ऑफशोर ट्रेड विंड्स। ऑफशोर इज द कीवर्ड। ठीक है, ऑफशोर, ऑफशोर ट्रेड विंड्स, ऑफशोर ट्रेड विंड्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सपोज दिस इज ए कॉन्टिनेंट और वेस्टर्न मार्जिन पे डेजर्ट है, वेस्टर्न मार्जिन पे डेजर्ट है, ये ईस्टर्न मार्जिन है, ये वेस्टर्न मार्जिन है, डेजर्ट यहाँ पे लोकेटेड है। तो जो ट्रेड विंड्स होता है कुछ इस तरीके से पहुंचता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ओशन होगा तो इधर वाले रीजन में बारिश कराएगा, बट जैसे जैसे ट्रेड विंड्स आगे बढ़ेगा वेस्टर्न मार्जिन में पहुंचेगा, मॉइस्चर लेस हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होगा, डेजर्ट्स बनेगा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशनिक करेंट्स। ठीक है, कोल्ड ओशनिक करेंट्स। ठीक है, जैसे कि कैनेडी करंट हो गया, है ना, पेरू करंट हो गया, ये सभी कोल्ड ओशनिक करंट्स होते हैं। तो इसके भी वजह से वेस्टर्न मार्जिन पे आपको ड्राई वेदर हो जाएगा और डेजर्ट्स का फॉर्मेशन होगा, कोल्ड ओशनिक करेंट्स। ठीक है, सराउंडिंग द वेस्टर्न मार्जिन, सराउंडिंग द वेस्टर्न मार्जिन। ठीक है, सराउंडिंग द वेस्टर्न मार्जिन। ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन, कोल्ड ओशन करंट होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर सपोज यहाँ पे कोई अगर विंड, अगर लोकल विंड अगर मूव भी करना चाहेगा, तो कोल्ड ओशन वाटर्स होने की वजह से इवोपरेशन का रेट कम होता है, मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाता है। और उल्टा इसके पास अगर मॉइस्चर होगा भी तो कोल्ड सरफेस की वजह से वहीं पे कंडेंसेशन हो जाएगा, बारिश आगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का रीजन होता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी कि अगर इसके ऊपर में आप देखो, जो विंड का जो सर्कुलेशन है, जो प्रेशर बेल्ट है, दैट इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में क्या होता है? एयर का सब्सिडेंस होता है, एयर का सब्सिडेंस होता है। सब्सिडेंस जब होगा, तो मैंने आपको बताया था कि एडियाबेटिक कंप्रेशन हो जाएगा। जब एयर सब्सिडेंस होता है
तो क्या होता है, एयर का एक्सपेंशन नहीं होता है, एयर का कंप्रेशन होता है ना। कंप्रेशन होगा तो एयर क्या होगा, वार्म हो जाएगा, एयर जो है सो वार्म हो जाएगा, और जब वार्म होगा तो कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा, और जब कंडेंसेशन नहीं होगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, नहीं होगा, और जब क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एल्बिडो नहीं होगा, एल्बिडो नहीं होगा, और जब एल्बिडो नहीं होगा तो ज़्यादा इंसोलेशन भी होगा डे टाइम में, और ज़्यादा रेडिएशन भी होगा नाइट टाइम में। समझ में आ गया। इसी वजह से डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। समझ में आ गया कि क्लाउड्स क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ सब्सिडेंस ऑफ एयर। सब्सिडेंस क्यों हो रहा है, वहां पे सब ट्रिपल हाई प्रेशर बेल्ट जो है सो जो प्लेनेटरी विंड्स है उसका सिस्टम है, इसके वजह से क्लाउड्स नहीं होगा तो एल्बिडो नहीं होगा, तो एल्बिडो नहीं होगा तो दिन के समय बहुत इंसोलेशन पहुंचेगा, है ना, बहुत इंसोलेशन। इसी वजह से वो सवाल का आंसर ये हो जाएगा कि जो डेजर्ट्स, जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स है उसका इंसोलेशन ज्यादा होता है ना। और ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होगा, तो नाइट टाइम में जो जो दिन में जो वहाँ का जो डेजर्ट का जो सरफेस है, जो सैंड है या फिर जो भी है, वहाँ पे हिल है, माउंटेन्स है, जो भी हो सकता है डेजर्ट में, वो जो दिन भर जो हीट को ट्रैप किया है ना, अब ड्यूरिंग नाइट टाइम उसको वापस वो रेडिएट बैक करेगा इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और उसके ऊपर कोई कैप नहीं है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, है ना, क्लाउड्स तो है नहीं ऊपर में, तो अब क्या होगा, सीधा स्पेस में जो है वो चला जाएगा, है ना, आउटर स्पेस में। इस वजह से बहुत जल्दी ठंडा भी होगा और उसका टेम्परेचर काफी कम भी हो जाएगा। समझना क्या, ये हो गया। यहाँ पे और रीजन क्या हो सकता है, डेजर्ट्स में जेट स्ट्रीम्स ऑल्सो, जेट स्ट्रीम्स ऑल्सो हमने कल पढ़ा था, जेट स्ट्रीम्स जो है मेंडर करता है तो उसका जो है सब क्रेस्ट और ट्रफ का फेज होता है ना, तो जो क्रेस्ट वाला फेज होता है उसके नीचे हाई प्रेशर बनता है ना, हाई प्रेशर, तो वो जनरली वेस्टर्न मार्जिन के पास में देखा जाता है। तो दीज आर 2 फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से जो है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस में मे बी मुझे लगता है कि जीएस में यूपीएससी पूछ चुका है ये वाला सवाल, जीएस में पूछा है ज्योग्राफी वाले ने, 2013-14 वाला पेपर देखोगे तो दिखेगा ये सवाल, वापस से पूछ सकता है, तो याद रखना है। और बीपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस तो है, यूपीएससी कहीं सवाल पूरी करता है ना, तो मे भी कभी पूछ दे ये सब। ठीक है, ये हो गया फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, टाइम ऑफ द ईयर्स तो हो गया, देखिए हमने टाइम ऑफ डे देख लिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस देख लिए, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एल्बिडो अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया। तो एल्बिडो जो है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द वेरिएशन इन द इंसोलेशन। ठीक है, जैसे कि अगर आइस है, स्नो है, या फिर सैंड है कहीं पे, है ना, तो ये सब है सो ज्यादा इंसोलेशन करेगा, मतलब ज्यादा रेडिएशन करेगा, ज्यादा एल्बिडो होता है ना। लेकिन अगर फॉरेस्ट एरिया है या फिर सपोज की डार्क एरिया है ना, तो वो ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वहाँ का इंसोलेशन बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर सपोज की बिल्कुल फ्रेश स्नो है, आइस कैप्स है, ग्लेशियर्स है, तो वहाँ जो है ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो इंसोलेशन, जो टोटल इंसोलेशन को ऐसे समझो ना कि कितना हीट वो रिटेन कर पा रहा है अपने पास, है ना। तो अगर ज्यादा रेडिएशन हो गया तो जाहिर सा बात है कि उसका इंसोलेशन कम हो जाएगा, है ना, ये पॉइंट। ठीक है, तो याद रखना, प्रेस कई बार ये पीटी में सवाल पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम एल्बिडो इफेक्ट, तो हमेशा फ्रेश स्नो या फिर ग्लेशियर्स या फिर आइस कैप्स ऐसा कुछ ऑप्शन दिखे तो उसके उस पर आंसर कर देना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, जहाँ पे एल्बिडो ज्यादा होगा वहां पे इंसोलेशन कम होगा। ठीक है, ये हो गया। लो, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसी को डाउट है ऑनलाइन तो क्वेश्चन लिख देना। पीडीएस में पूछा था अभी ग्लोबल डिमिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। नहीं, ये सब क्लाइमेटोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वैसे भी है ना। और पीटी में भी, मेंस में भी क्लाइमेटोलॉजी से सवाल आता ही। और क्लाइमेटोलॉजी अपने अपने आप में बहुत जो है सब ब्रॉड, मतलब एक स्पेक्ट्रम है, कुछ भी पूछ सकता है कहीं से। ठीक है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है इसको समझिए। देखो, इसको समझो, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसके ऊपर कई बार सवाल जो है रेगुलरली पूछा जाता है ना। जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसको एक 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 जनरल
समझो कि कैसे क्या सब काम हो रहा है ना। सपोज कि यहाँ पे क्लाउड्स है ना, क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स, ठीक है। एक ऐसा रीजन है जो कि क्लाउड्स नहीं है, क्लाउड्स नहीं है, तो जाहिर सा बात है कि यहाँ का इंसोलेशन है सो ज्यादा होगा, है ना। एक ऐसा रीजन है जहाँ पे क्लाउड्स ऊपर में नहीं, तो यहाँ पे इंसोलेशन जो है सो ज्यादा होगा, जैसे कि डेजर्ट वाले केस, है ना। दूसरा केस है जहाँ पे क्लाउड्स, तो यहाँ पे जो सनलाइट आएगा, सनलाइट आएगा, तो क्या होगा, क्लाउड्स जो है कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ एनर्जी को है सो एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ को है सो स्कैटर कर देगा, है ना, कुछ स्कैटर कर देगा, और बाकी जो बचा कुचा होगा वो नीचे ग्राउंड पे पहुंचेगा, ठीक है, ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो जो अर्थ का जो सरफेस है ना, अब हम लोग सरफेस की बात करेंगे, सरफेस की बात करेंगे। सरफेस में क्या, तो जैसे कॉन्टिनेंट्स हो गए, ओशंस हो गए, है ना, सीज जो भी है, तो अब ये है सो इंसोलेशन को है सो रिटेन करेगा ड्यूरिंग डे टाइम। जाहिर सा बात है, जब हम लोग इंसोलेशन की बात कर रहे हैं तो डे टाइम की बात कर रहे हैं ना, रात में इंसोलेशन नहीं, डे टाइम का इंसोलेशन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि डे टाइम में जो है सरफेस जो होगा, अर्थ का जो सरफेस होगा, ये क्या होगा, हीटेड अप होगा, ठीक है, हीटेड अप होगा, हीटेड अप, ठीक है। एक एक पॉइंट याद रखो कि कोई भी सरफेस, कोई भी बॉडी, कोई भी स्ट्रक्चर जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 केल्विन से ऊपर है ना, वो रेडिएट करेगा, ठीक है। इंटेंसिटी बदल सकता है, जैसे कि अब जैसे कोई बहुत हॉट चीज है तो वो ज्यादा एनर्जी को रेडिएट करेगा, है ना। लेकिन अगर कोई ठंडा है उसके कंपैरिजन में तो वो कम एनर्जी को रेडिएट करेगा, लेकिन रेडिएशन हर बॉडी से निकलता है ना। ऐसा नहीं कि अगर बर्फ है तो उसको बोल देंगे कि ये जो है कुछ भी रेडिएट नहीं कर रहा है। बर्फ अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में कम रेडिएट करता है। एनी ऑब्जेक्ट, एनी मास विच इज अबव द एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, इट विल रेडिएट, इट विल रेडिएट। और वो जो रेडिएशन होता है किस फॉर्म में होता है, इंफ्रारेड रेज के फॉर्म में होता है ना, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड बेसिकली क्या होता है, हमने देखा जो विजुअल लाइट का जो स्पेक्ट्रम था, है ना, वॉयलेट से लेकर के और रेड लाइट तक ना, विबग्योर। अगर आप इसका वेवलेंथ की बात करो तो वेवलेंथ किसका ज्यादा है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, 700 जो है नैनोमीटर के राउंड होता है, और वॉयलेट का है सो 400 नैनोमीटर, है ना। कई बार 380 भी लिखा रहता है कहीं पे, है ना। तो ऐसे याद रखो 400 से 700 के बीच का है सो रेंज होता है, विजुअल रेंज का, है ना। तो अगर रेड लाइट से ज्यादा का जो जिसका वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ अगर रेड लाइट से ज्यादा है, उसको हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं, ठीक है, इंफ्रारेड। और जो इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है, इसका मेन काम क्या होता है, हीटिंग करना, हीट करना, ठीक है। इंफ्रारेड जो होता है ना, आप देखो जैसे कि आज के समय जो डिफेंस, अगर आप कभी देखोगे आर्मी नेवी या जो भी है, उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि इंफ्रारेड कैमरास होते हैं, है ना। जैसे कि अगर वो लोग रात में कहीं पे ऑपरेशन करेगा, है ना, कहीं पे अगर, है ना, एम्ब्यूश करने जा रहा है सपोज रात में कहीं पे, अगर सपोज माओइस्ट वाले इलाका में, तो ऐसा तो है नहीं कि वो दिन का इंतजार करेगा कि डे लाइट होगा तब जाएंगे वहां पे और ये करेंगे, है ना। तो वो लोग रात में उनके पास इंफ्रारेड कैमरास दिया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा का काम क्या होता है कि रात के अंधेरे में भी जो इंफ्रारेड रेज जो निकलते हैं ना, उसको वो विजुअलाइज करके और एक इमेज बना के देता है। तो सपोज कि कोई आदमी है ना, और वो मूव कर रहा है अपने, सपोज कि कोई माओइस्ट है, कोई टेररिस्ट है, कोई ऐसा है, और वो अपने रीजन में कुछ तो ऐसा हरकत कर रहा होगा, तो ये लोग इंफ्रारेड जो नाइट विजन के जो कैमरा होता है, जो कि इंफ्रारेड प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके थ्रू उसको वो देख सकते हैं ना। इंफ्रारेड इंफ्रारेड जो है हर बॉडी से जो है रेडिएट होता है। तो सेम ऐसे ही ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होगा कि चूंकि इसने पूरा डे टाइम है सो हीट को ट्रैप किया है, अब जो है सरफेस जो है रेडिएट करेगा, है ना, रेडिएट करेगा, रेडिएट करेगा, ठीक है, रेडिएट करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसको बोलते हैं। सो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज द रेडिएशन विच इज done by the earth's surface during night time because it got heated up during the daytime, है ना। अब ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या ये शॉर्ट वेव है या फिर लॉन्ग वेव है। तो हमने बताया ये सभी इंफ्रारेड रेंज में है, तो इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है ना, ज्यादा है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव, है ना। लॉन्ग वेव का मतलब कि उसका जो वेवलेंथ है सो ज्यादा है ना। तो हमारे एटमॉस्फेयर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एटमॉस्फेयर का एक कैरेक्टरिस्टिक है
कि इट इज मोस्टली ट्रांसपेरेंट टू द शॉर्ट वेव्स बट इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द लॉन्ग वेव। समझ में आ गया? जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इसको हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो एक बात बताओ कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है, वो सबसे ज्यादा गर्म कहाँ पे होगा? नीचे में होगा कि ऊपर में होगा? नीचे में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है ये बिल्कुल ग्राउंड के सरफेस से हो रहा है, तो जाहिर सा बात है कि जो सबसे नीचे का जो हवा होगा, जो वाटर वेपर होगा, उसको ज्यादा गर्म करेगा। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे तो हमारा टेम्परेचर भी कम होता जाता है। इसी वजह से हमारे ट्रोपोपॉज में एक नॉर्मल लैप्स रेट होता है। लैप्स रेट समझ में गया? लैप्स रेट का मतलब क्या होता है, पहले ही बताए हैं। Lapse rate is the rate by which the temperature in the troposphere decreases with respect to height, है ना? इसका वैल्यू कितना है? ऑन एन एवरेज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, है ना? ये एक एवरेज है, इसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। यानी कि अगर आप ट्रोपोस्फेयर में 1 किलोमीटर हाइट पे जाओगे तो आपका जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा वो 6.5 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप हो जाएगा। इसको खोल दो, है ना? थोड़ा ये हो रहा है, सफोकेशन टाइप का भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है। इन सब में फैन इस सब में नहीं दिया ना, इन्वर्टर पॉइंट कुछ भी। कर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर है कि लैप्स रेट होगा, है ना? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से लैप्स रेट होता है। तो अब जो है आपका जो ग्राउंड के पास का जो एयर है ना, ये अब ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा। प्लस ये जो रेडिएशन है, ये जो रेडिएशन है, इसको ये जो क्लाउड्स है ना, क्लाउड, ये भी इसको ट्रैप करेगा। क्लाउड्स भी ट्रैप करेगा, क्लाउड्स भी ट्रैप करेगा। और यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वे वाटर वेपर है, वाटर वेपर है, मीथेन है ना, ये सभी मोस्टली क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस, GHG, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये सभी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये आपके टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म करके रखेगा, है ना? एटमॉस्फेयर को वार्म करके रखेगा। इसके वजह से क्या होगा? हमारा एटमॉस्फेयर वार्म रहेगा, है ना? वार्म रहेगा, ठीक है। और ये जो खुद भी जब एटमॉस्फेयर वार्म हो जाएगा तो ये वापस कुछ हीट को वापस सरफेस पे रेडिएट करते रहता है। मतलब कि ग्राउंड और क्लाउड्स के बीच में जो एटमॉस्फेयर है, इसके बीच में हीट जो है सो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जो है ना, ट्रेवल करते रहता है। इस वजह से एक एम्बियंट टेम्परेचर है सो मेंटेन रहता है। समझ में गया? लेकिन यही चीज देखो कि डेजर्ट के पास में जहां पे कोई भी क्लाउड्स नहीं है, कोई भी क्लाउड्स नहीं है, तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा ये सीधा आउटर स्पेस में जाएगा कि नहीं? है ना? क्योंकि ऊपर से क्लाउड्स नहीं है, उसको रिटेन करने वाला कुछ नहीं है, तो वो सीधा आउटर स्पेस में जाएगा। तो जो नीचे का जो सरफेस है ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, है ना? इट विल कूल डाउन फास्टर, इट विल कूल डाउन फास्टर, कूल डाउन फास्टर। लेकिन जहां पे क्लाउड्स हैं, क्या यहाँ का सरफेस है सो उस रेट से कूल डाउन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंफ्रारेड जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ये जब ऊपर जाएगा ये वापस ऊपर में एटमॉस्फेयर को गर्म करेगा और एटमॉस्फेयर वापस उसको है सो रिबाउंड कर देता है नीचे की तरफ, है ना? तो इस वजह से हीट लॉस बहुत धीरे धीरे होता है ना? इसी वजह से जहाँ पे क्लाउड्स होंगे या फिर जो ट्रॉपिकल रीजन जो होता है ना, जो ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पे डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो डेजर्ट्स हो जाएगा, है ना, डेजर्ट्स वाले रीजन में जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया। अब देखो इसमें जो एटमॉस्फेयर जो है ना, एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है ना, या फिर ऐसे जनरल भी समझो कि एटमॉस्फेयर किन सब तरीकों से है सो, है ना, वार्म अप या फिर हीटिंग उसका होता है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स विच लीड टू द वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना? किसके वजह से होगा एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर वार्मिंग जो है क्या सब फैक्टर्स की वजह से होता है? देखो, सबसे पहले तो इंसोलेशन, इंसोलेशन की वजह से, इंसोलेशन की वजह से, है ना?
इंसोलेशन की वजह से भी होगा, हालांकि उसमें शॉर्ट वेव्स जो है सो ज्यादा होता है, बट वहां पे भी तो इंफ्रारेड पार्टिकल होगा, वहां पे भी तो इंफ्रारेड रेज होंगे। यूवी रेज को जैसे कि ओजोन लेयर में है सो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तो इंसोलेशन की वजह से है सो एटमोस्फेयर है सो वार्म होता है, ठीक है। दूसरा, दूसरा कौन सा, जोर से बोलो। ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, वो तो है ही। रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बेसिकली, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो आप ये पॉइंट को आप समझ सकते हो कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मेनली गेट्स हीटेड अप इनडायरेक्टली, है ना। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रख लेना। जो मेजर कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर को गर्म करने का, दिस इज द मेजर कंपोनेंट, है ना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड अप, गेट्स heated up, gets heated up indirectly, indirectly due to long wave, long wave terrestrial रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एटमॉस्फेयर का जो मेजर जो हीटिंग होता है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एंड दैट टू ए लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तीसरा बताओ, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, क्या क्या। हाँ, तो वो इंसोलेशन वाला पार्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो वो शॉर्ट वेव्स जो होता है ना, शॉर्ट वेव्स उसको बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ना, मैंने बताया शुरुआत में। वाटर पार्टिकल्स वो भी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन मोस्टली वाटर पार्टिकल्स जो है सो हेवी होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है, अपर एटमोस्फेयर में नहीं होता है ना, उधर क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। तो ये सब जो नीचे वाले पार्ट में जो मेनली जो हीटिंग होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से। बट जो इंसोलेशन इनकमिंग वेव्स जो आ रहा है उसमें जो इंफ्रारेड वाला हिसाब, उसके पार्ट का आसपास का जो वेव्स होगा ना उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, समझ में क्या। तो ये नहीं सोचना है कि इंसोलेशन की वजह से बिल्कुल भी हीटिंग नहीं होता है, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा कंपोनेंट है इंसुलेशन की वजह से हीटिंग होना, मेजर कंपोनेंट क्या होगा, रेडिएशन होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, है ना। जैसे कि सपोज कि एक वार्म सरफेस है और अगर आप उस पर हाथ ऐसे रखते हो तो आपको हीट फील होता है ना, क्यों, कंडक्शन की वजह से, है ना। तो जैसे कि जो एटमोस्फेयर का जो एयर है और वो जो वार्मर सरफेस पे कॉन्टिनेंट्स पे या फिर वार्म ओशन वाटर्स के कांटेक्ट में रहेगा, तो वहां पे है सो हीट का ट्रांसफर होगा कंडक्शन की वजह से, और वो हीट जो है सो उसको वार्म करेगा एयर को, है ना। तो एटमोस्फेयर ऑल्सो गेट्स हीटेड अप ड्यू टू द कंडक्शन, है ना, फ्रॉम द ग्राउंड बिलो, है ना, ठीक है। दूसरा, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, व्हाट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट by the movement of fluids. कन्वेक्शन इज द हीट ट्रांसफर बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब द्रव जिसको बोलते हो, है ना। द्रव मतलब कि या तो वो लिक्विड हो सकता है या फिर गैसियस मीडियम में हो सकता है ना, फ्लूइड्स में दोनों चीज आता है। तो कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ, बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड या फिर गैस, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एडवेक्शन। व्हाट इज एडवेक्शन, एडवेक्शन क्या होता है, हिंदी देखो नेट पे। एडवेक्शन मतलब कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब होगा ना हीट ट्रांसफर का, ठीक है। कन्वेक्शन वर्टिकल हो, ठीक है। कन्वेक्शन जो है ना, दिस इज द वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट। और एडवेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल बेसिकली क्या, जो विंड्स जो है,
विंड्स हो जाएगा, एयर मास हो जाएगा, है ना, ये सभी जो है एडवेक्शन के वजह से, और भी जो भी हॉरिजेंटल जो भी मूवमेंट होगा, है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज द एडवेक्शन, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट। हम्म। बताओ। नहीं, क्लाउड्स। हाँ, क्लाउड्स बोल रहे हो, सही जा रहे हो, बताओ बताओ। क्लाउड से रिलेटेड है। हाँ। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, है ना, इट ऑल्सो वार्म्स द एटमोस्फेयर, है ना, बताए थे पहले भी, है ना। कैसे होता है? देखो, समझ लो। नीचे सपोज कि वार्म ओशन है, वार्म ओशन है। वार्म ओशन में क्या होगा कि इवोपरेशन होगा, वाटर वेपर जो है सो ऊपर जाएगा, है ना, वाटर वेपर जो है सो वाटर, दीज आर द वाटर वेपर्स, दीज आर द वाटर वेपर्स। और ट्रॉपिकल रीजन होगा तो विंड्स भी, सॉरी, एयर करेंट्स, है ना, जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। करंट जो है सो वर्टिकल मूवमेंट को, एयर का वर्टिकल मूवमेंट को करंट बोलते हैं। अगर एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो जाए तो विंड बोलेंगे। विंड इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। तो जो एयर करेंट्स जो है और वाटर वेपर्स राइज करेगा, तो अब जैसे जैसे ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर का टेम्परेचर जो आपको मालूम है कि एक नॉर्मल लैप्स रेट है, नॉर्मल लैप्स रेट है, यानी कि ऊपर का टेम्परेचर कम है। वाटर वेपर जो है ऊपर पहुंचेगा, ठंडा मिलेगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, है ना, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। अब जो है वेपर जो है सो लिक्विड फेज में आएगा, वेपर जो है सो लिक्विड फेज में आएगा, रेनफॉल होगा, है ना, रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा। तो आपको मालूम है कि जब फेज चेंज होगा लिक्विड से, सॉरी, गैसियस फेज से जब लिक्विड फेज में जाएगा, यानी कि वाटर वेपर से जब रेनफॉल बनेगा, तो यहाँ पे जो लेटेंट हीट था, जो कि जो ये कैरी कर रहा था लेटेंट हीट, एज ए लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है सो, है ना, रिलीज हो जाएगा, है ना, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगा। यानी कि इस वाले रीजन में जो है सो एक हीट जो है सो जनरेट हो रहा है, हीट जो है सो जनरेट हो रहा है। अब ये हीट है सो किसको, किसके पास जाएगा? तो जो सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे, वो इस हीट को है सो रिटेन कर लेगा, रिटेन कर लेगा। और इसके वजह से एयर जो है सो और यहाँ पे वार्म हो जाएगा, एयर विल गेट वार्म, है ना। तो ये भी एक तरीका है जिसके वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो जो है गर्म होता है ना। ये माइक क्यों नहीं स्टार्ट हुआ ये वाला? तो होना चाहिए था, लाइट आ गया था। देखते हैं बाद में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। तो इसके बाद देख लो, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो समझ में आ गया ना कि क्या है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हाँ, ये हमारा विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है। अब देखो यहाँ पे वॉयलेट कलर है, इधर रेड कलर है ना। तो इसके बियॉन्ड जो रेंज है दैट इज इंफ्रारेड, दिस इज योर इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड है। इधर एक्सरेज है, ये गामा रेज है, अल्ट्रा वॉयलेट है, फिर माइक्रोवेव है, और ये विजुअल रेंज, छोटा सा विजुअल रेंज बीच में दिख रहा है। the type of electromagnetic radiation emitted by the earth surface, है ना, अर्थ सरफेस जो है इसको इमिट करता है, एंड एटमोस्फेयर इन द इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। इंफ्रारेड पोर्शन, इस वजह से ये हमें दिखाई नहीं देता है, वाई? क्योंकि इंफ्रारेड जो है सो विजुअल लाइट से बियॉन्ड जो है सो रेंज में आता है, इस वजह से हमें जो हीट रेडिएट करता है अर्थ सरफेस वो दिखाई नहीं देता है। अगर सपोज कि अगर वो विजुअल रेंज में होता है इंफ्रारेड भी, तो शायद हमें दिखाई देता है ना, सब तरफ से जो है लाल रंग का जो है रोशनी निकल रहा था, है ना, बट वो इनविजिबल होता है ना। These infrared radiation is a type of electromagnetic radiation that lies beyond the red end of the visible light, है ना, it lies beyond the red end of the visible light, hence the name infrared, which means below red. It has longer wavelengths, it has longer wavelengths than visible light, but shorter wavelengths than microwaves, है ना। माइक्रोवेव से इसका जो वेवलेंथ है छोटा है, बट वो अभी छोड़ दो, इसको कंसिडर नहीं करना, हमें बस ये देखना है। इससे है सो लार्जर होता है इसका वेवलेंथ। It is invisible to the human eye, but we can feel it as heat,
एज हीट। तो अगर कहीं पे भी अगर आपको वार्म सेंसेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि इंफ्रारेड जो है रेज आप तक पहुंच रहा है। अगर आप सूरज के पास, जैसे हम लोग दिन में बाहर रहते हैं तो हमें जो है सो फील होता है कि कुछ है ना, गर्मी टाइप का जो फील होने लगता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट, this is because infrared radiation is absorbed by objects, causing them to increase in temperature. Infrared radiation is emitted by all objects. मैंने आपको बताया कि जो infrared radiation है, it is emitted by all objects with a temperature above absolute zero. Absolute zero का मतलब जीरो केल्विन, जीरो केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस, है ना। यानी कि कोई भी बॉडी, लिटरली कोई भी बॉडी है, जीरो केल्विन को अटेन कर पाना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट है, बट उसके ऊपर कोई भी बॉडी होगा वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है सो इमिट करेगा। ठीक है। अर्थ एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव रेडिएशन, ये याद रखना। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इट इज मोस्टली ट्रांसपेरेंट, है ना। मोस्टली वर्ड जो है सो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट वेव रेडिएशन से बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इंसोलेशन की वजह से भी गर्म होता है, बट माइनर उसका जो है सो पार्ट है ना। सो बट मोस्टली इट इज ट्रांसपेरेंट टू द शॉर्ट वेव रेडिएशन, particularly in the visible and near infrared portions of the electromagnetic spectrum। ठीक है, हो गया। हीटिंग बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो देखो ये हमने जो आपको पीछे डायग्राम बताया था कि सन की वजह से सोलर रेडिएशन जो है सो आएगा, है ना। सोलर रेडिएशन इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, और अर्थ का जो सरफेस है उसको है सो वार्म करेगा। अर्थ वार्म्स एंड इमिट्स इन इंफ्रारेड रेडिएशन, और इसके वजह से इंफ्रारेड रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस एंड री रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शंस, है ना। तो अब नीचे की तरफ भी रेडिएट होगा, है ना, कुछ आउटर स्पेस में भी चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है सो ड्यू टू इंफ्रारेड रेडिएशन जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से होता है। ठीक है, दीज आर द स्टेप्स। सबसे पहला क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, तो अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है वो डे टाइम में एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जो कि शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन होता है ना। और बाद में उसको री इमिट करेगा एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना। एज द अर्थ सरफेस इज हीटेड इट इमिट्स long wave infrared radiation that is called as the terrestrial radiation in all directions including upwards towards the atmosphere। अब ये जो रेडिएशन है इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्प्शन बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में क्या सब आएंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वाटर वेपर है ना, मीथेन है ना, सल्फर हेक्सा जो है, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तो होता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है ना। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, हाँ सल्फर ऑक्साइड करता है। अच्छा अभी लाइट आया ना, अभी तो ऑन हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसके वजह से जो है जो रेडिएशन जाएगा उसको जो भी ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होंगे वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, बाद में क्या होगा, री इमिशन एंड बैक रेडिएशन। द एब्जॉर्ब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज री इमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस। It is re-emitted in all directions, including back towards the Earth's surface. This process is known as back radiation or downward long-wave radiation. It contributes to the warming of the Earth's surface and lower atmosphere, है ना। इसकी वजह से वापस से अर्थ का जो सरफेस है वार्म होगा और जो टेम्परेचर है सो मेंटेन रहता है। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर गैस ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं। एनर्जी बैलेंस, है ना। एनर्जी बैलेंस जो है अर्थ का जो हीट बजट है बेसिकली, है ना, हीट बजट है, इसको भी आज कंप्लीट कर ही देते हैं। जो हीट बजट है बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने आपको शुरुआत की क्लास में बताया था कि हीट बजट मतलब कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ना ही बहुत ज्यादा बढ़ेगा और ना ही बहुत ज्यादा कम होगा, है ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। किस वजह से, इस वजह से कि जो भी इंसोलेशन पहुंचेगा अर्थ पे, है ना, वो उतना ही अमाउंट वापस से अर्थ जो है सो रेडिएट कर देगा आउटर स्पेस में, है ना। तो ये जो इनकमिंग और आउटगोइंग जो है दोनों बैलेंस हो जाता है। इस वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो एम्बियंट टेम्परेचर है, ये यूनिफॉर्म रहता है ना, ये आइडियली यूनिफॉर्म रहना चाहिए। बट अब देखो कि जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो उसका मेन रीजन क्या है, तो राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, उसकी वजह से। तो जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो आउटर स्पेस में जा सकता था, क्या उसको अब ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस ऐसे ट्रैप करके रख रहा है कि नहीं,
तो वो जो हमारा हीट बैलेंस है इंसोलेशन के वजह से हीटिंग अप होना अर्थ सरफेस का, और जो रेडिएशन की वजह से कूलिंग होना, क्योंकि रेडिएशन क्या कर रहा है, कोई भी बॉडी जब रेडिएट करेगा तो कूल डाउन हो रहा है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस उस हीट को ट्रैप करके रख लेगा, है ना। इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमेना है वो हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग क्यों जो है ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारा एटमोस्फेयर है वार्म हो रहा है, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है जो कि आउटर स्पेस में जा सकता था, अब उसको ट्रैप करके रख ले रहा है हमारा जो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर मीथेन का या फिर अदर ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। हम्म। ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया पीछे, है ना, कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हीटिंग ऑफ द एटमोस्फेयर। तो सोलर रेडिएशन, बेसिकली इंसोलेशन जो है, इसी जो इंसोलेशन इंसोलेशन है, इंसोलेशन है, दीज आर द इंसोलेशन। ठीक है। कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, एडवेक्शन है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है, दीज आर द मेन रीजंस। बजट, ठीक है, इसको समझते हैं, हीट बजट को समझो। ये बहुत जगह जो है पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, एनसीईआरटी में सबसे अच्छा से समझा है ना। अगर आप कोई ऑप्शनल का बुक पढ़ो या कुछ और एडवांस बुक पढ़ोगे ना, तो हिट बजट जो है उसको बहुत मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स कर देता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बट एनसीईआरटी जो 11th क्लास का है फिजिकल ज्योग्राफी वाला, उसमें जो हमें जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना कंटेंट इसमें दे दिया है, तो उसको वहां से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो उसको मैंने और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे जो है आपके लिए नोट्स बना दिए है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो देखो, होता क्या है कि मान लेते हैं, है ना, ऐसा मान लेते हैं कि अर्थ के पास, है ना, ऐसा मानते हैं कि अर्थ है सरफेस, और इसका एटमॉस्फेयर है ना, इसका एटमॉस्फेयर है, और यहाँ से जो है सन रेज जो है इंसोलेशन जो है सो, है ना, पूरे स्पेस में फैल रहा है, रास्ते में अर्थ भी आएगा, है ना। तो अर्थ के पास भी कुछ इंसोलेशन है सो पहुंच रहा होगा। तो इसमें हमें यही देखना है कि कितना इंसोलेशन पहुंचा और कितना इंसोलेशन वापस जो है सो रेडिएट कर दिया गया, क्या ये दोनों बैलेंस हो रहा है कि नहीं। अगर बैलेंस होगा तो उसी को हम लोग हीट बजट बोलेंगे या फिर एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ बोलेंगे। समझ आ गया? तो देखो, सपोज कि हमारे पास जो है, सपोज कि 100 यूनिट्स, है ना। एनसीईआरटी में इसको 100% लिखा है, कंफ्यूज मत होना। परसेंट वो डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी को परसेंट लिखा है ना, परसेंटेज से बच जाओ। सपोज कि 100 यूनिट्स, 100 जूल मान लो, 100 कैलोरीज मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। सपोज कि 100 यूनिट्स जो है अगर इंसोलेशन पहुंच रहा है ना, 100 यूनिट्स में क्या होता है ना, 100 यूनिट्स में से सम विल बी रिफ्लेक्टेड। जैसा हमने देखा शुरुआत का, देखो याद करो कि जब इंसोलेशन आता है तो कुछ पार्ट है सो क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ पार्ट है सो स्कैटर कर जाएगा। स्कैटर का मतलब कि एटमोस्फेयर में जो भी पार्टिकल्स है उसकी वजह से जो लाइट वेव्स या जो है इंफ्रारेड या फिर जो भी है वो अलग अलग डायरेक्शन में है सो फैल जाएगा। तो कुछ है सो आउटर स्पेस में ही चला जाएगा, कुछ है सो स्कैटर करके अर्थ के सरफेस की तरफ आएगा, है ना, स्कैटरिंग होगा। ठीक है। और कुछ जो है सो एब्जॉर्ब भी होगा, है ना, कुछ है सो एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे देखो, ऑफ दीज 100 यूनिट्स, सपोज कि 100 जूल जो है एनर्जी पहुंचा, 100 जूल एनर्जी पहुंचा इन द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन, उसमें से जो 35 यूनिट्स जो है ना, 35 यूनिट्स, दीज आर लॉस्ट, दीज आर लॉस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग एंड एल्बिडो, है ना। द एल्बिडो बेसिकली क्या है, तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। तो 100 में से 35 गया, ठीक है, 100 में से 35 गया तो कितना बचा, 65। तो 65 जो है ना, यही बेसिकली आप देखिए तो है सो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। 100 में से 65 ही एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब कौन कौन करेगा, एब्जॉर्ब कौन कौन करेगा, तो एब्जॉर्ब जो है सो एटमोस्फेयर भी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और फिर अर्थ का जो है सो सरफेस। समझ में गया? ध्यान से समझना। 100 जूल सपोज आया, 100 में से 35 है सो इधर उधर तितर तितर बितर हो गया, है ना, रिफ्लेक्ट करके आउटर स्पेस में चला गया, ठीक है, कुछ स्कैटर कर गया, यानी कि वो मतलब कि उसको कहीं पे यूज में नहीं लिया गया। तो हमारे पास कितना बचेगा, 65। अब ये जो 65 जूल होगा, इसमें से इसको है सो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा अर्थ के सरफेस के द्वारा भी और एटमोस्फेयर के द्वारा भी। समझ में गया? तो देखो,
अब ये जो रिफ्लेक्शन जो है 35 जो यूनिट जो हम लोग बोल रहे थे कि लॉस्ट होता है, इसमें से 27, 2 और 6, ये आप याद कर लो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 27, 2 और 6, 27, 2, 29, 6, 35। 27 जो है सब कौन रिफ्लेक्ट करता है? क्लाउड्स के द्वारा। ठीक है, क्लाउड्स ऊपर में ही रिफ्लेक्ट कर दिया कि चलो चलो बाहर जाओ बाहर जाओ, है ना। 2 है तो किसके द्वारा? तो आइस और स्नो के द्वारा, है ना। जो भी ग्लेशियर्स है, आइस कैप्स है ना, माउंटेन्स के ऊपर या फिर पोलर रीजन्स में, वो है सो टोटल कितना करेगा? 2 जूल के राउंड है सो अल्बिडो में इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। प्लस 6 इज स्कैटर्ड टू स्पेस डायरेक्टली बाय द एटमोस्फेयर। और जो 6 यूनिट होगा, 6 यूनिट ये आउटर स्पेस में स्कैटर कर दिया गया, है ना। तो हमारे पास कितना बचा? 35 गया, 65 बचा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, सो नाउ नेट एनर्जी अवेलेबल कितना हो जाएगा? 100 माइनस 35, 65 यूनिट्स, है ना। यानी कि these 65 यूनिट्स आर बीइंग एब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस कंबाइंड, है ना। यानी कि अब ये एब्सॉर्ब हो गया। ठीक है, एब्सॉर्ब हो गया। ऑफ these 65 यूनिट्स 14 यूनिट्स आर एब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, याद रखो, ये जो 65 यूनिट बचा, 65, 65, 65, इसमें से 14 और 51 का कंपोनेंट टूटता है। ठीक है, मैंने बताया कि 65 इज नाउ अवेलेबल फॉर द एज ए एब्जॉर्प्शन। तो उसमें से 14 यूनिट्स कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? एटमॉस्फेयर। और 51 यूनिट्स कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? अर्थ का सरफेस, है ना। नॉट द सिर्फ कॉन्टिनेंट्स नहीं, पूरा थ्रू आउट द सरफेस। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको याद रखना। एंड द रिमेनिंग 51 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, दैट इज बेसिकली ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। यहाँ तक ठीक है इक्वेशन? ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो, नाउ व्हाट हैपेंस विद द 51 यूनिट्स एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस। अब जो अर्थ सरफेस जो कि 51 यूनिट्स को एब्जॉर्ब किया था, अब उसका क्या होगा? द अर्थ ट्रांसमिट्स these 51 units back in the form of terrestrial radiation, conduction, convection and advection। यानी कि अर्थ का जो सरफेस है, उस पर जो 51 यूनिट्स पहुंचा, वो उसको अलग अलग फॉर्म में वापस से है सो ट्रांसफर करेगा। वापस से ट्रांसफर करेगा, कुछ है सो रेडिएट करेगा, कुछ है सो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में एटमोस्फेयर में जाएगा, कुछ है सो कन्वेक्शन के फॉर्म में चला जाएगा, कुछ है सो ओशन का जो वाटर वेपर था वो हीट को लेके ऊपर चला जाएगा, है ना। और वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के द्वारा फिर से एटमोस्फेयर को ट्रांसफर करेगा। समझ में आ रहा है ना कैसे चल रहा है? तो कहने का मतलब है कि ये जो 51 यूनिट जो एब्जॉर्ब किया गया था अर्थ के द्वारा, अब ये अर्थ का जो सरफेस है वो वापस से उसको लौटाएगा, है ना, वापस उसको लौटाएगा। देखो, ऑफ दीज 51 यूनिट्स, अब ये जो 51 यूनिट्स था, अर्थ के पास जो 51 यूनिट्स था, 17 यूनिट्स गो टू स्पेस डायरेक्टली। ठीक है ना। इसको मिटा दे क्या वो वाला? ठीक है, ऑफ दीज 51 यूनिट्स, ध्यान रखो, जो 51 यूनिट्स था, 51 यूनिट्स था, इसमें से 17 यूनिट कहाँ चला जाएगा? सीधा आउटर स्पेस में। सपोज कि जहां पे क्लाउड्स नहीं होंगे, है ना, वहां पे जो है सो सीधा इमिट हो जाएगा बाहर की तरफ। तो टोटल 17 यूनिट्स आउटर स्पेस में चला गया। द रीजन्स वेयर देर आर नो क्लाउड्स, है ना, ये मैंने एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट वही रीजन है। द रीजन्स वेयर देर आर नो क्लाउड्स, फॉर एग्जाम्पल जोन ऑफ सबसाइडिंग एयर, डेजर्ट एक्सेट्रा, वहां से जो है सो रेडिएशन बाहर जाएगा। तो कितना जाएगा? 17 यूनिट। एंड द रिमेनिंग 34, अब 34 बचा, 34 बचा। 34 यूनिट्स आर एब्सॉर्ब बाय द एटमोस्फियर। समझ में गया? अब ये जो 34 यूनिट्स होगा, 34 यूनिट्स होगा, अब इसमें क्या होगा कि कुछ पार्ट जो है सो एटमोस्फेयर में एज ए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के तौर पे उसको हीट किया होगा, है ना, जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो उसको एब्जॉर्ब किया होगा। कुछ है सो लेटेंट हीट के फॉर्म में पहुंच गया होगा, है ना। कुछ है सो कन्वेक्शन के फॉर्म में पहुंचा होगा, कुछ है सो कंडक्शन के फॉर्म में पहुंचा होगा। तो कहने का मतलब है कि 34 यूनिट अब कहाँ पे है? एटमोस्फेयर के पास में है, एटमोस्फेयर के पास में है ना। Of these 34 units, 6 units are absorbed directly by the atmosphere, 9 units through the convection and turbulence, and 19 units through the latent heat of condensation। ये नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर सवाल मैंने देखा नहीं कि एग्जैक्ट पूछे कि बताओ कितना जो है सो ये होता है। बट ये 1734 है, सो याद कर सकते हो। 17 का पहाड़ा भी है, 17 का पहाड़ा भी। तो टोटल अब देखो, जो
एटमॉस्फेयर जो है टोटल कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, याद करो। इसके पहले हमने देखा था जब इनकमिंग हो रहा था, इनकमिंग 65 वाला याद करो, 65 जो पहले था, 65 में से कितना पार्ट है सो एटमॉस्फेयर रख रहा था, 14, है ना। और नीचे कितना आ रहा था, 51। तो 14 पहले से है एटमॉस्फेयर के पास में, 34 वापस से मिल गया इसको, तो अब कितना हो गया एब्जॉर्ब किया, 14 प्लस 34, 48, 48 हो गया, है ना। अब ये जो 48 यूनिट्स है, 48 यूनिट्स जो एटमॉस्फेयर के पास में है, इसको फिर से ये आउटर स्पेस में भेज देता है रेडिएशन के तौर पे। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको जो 48 यूनिट्स को जो उसने एब्जॉर्ब किया, उसको वापस रेडिएट बैक करेगा इन द आउटर स्पेस, है ना। तो आउटर स्पेस में एटमॉस्फेयर कितना भेज रहा है, 48 यूनिट्स। अर्थ का जो सरफेस है वो कितना भेज रहा था, 17 यूनिट, 17 यूनिट। 48 और 17 कितना हो गया, 65 यूनिट। तो क्या 65 यूनिट आउटर स्पेस में जा रहा है, और 65 यूनिट है सो आ रहा था, हीट बैलेंस हो गया ना। तो दिस इज द हीट बजट, यानी कि जितना इंसोलेशन आ रहा था उसका अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग जगह पे पहुंच रहा था, फिर उसको अलग वेरिएशन के साथ वापस से आउटर स्पेस में भेज दिया गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर हीट बजट। So total energy radiated back to space is equal to 17 by the Earth's surface plus 48 by the atmosphere, that is 65 units. It equals the amount which was absorbed initially. Hence the Earth maintains its heat budget. समझ में गया? ये नूडल्स जैसा है क्या, नूडल्स जैसा है, खिचड़ी पक गया, समझ में आया ना ये हीट बजट क्या है। और अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होगा, जैसे कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो उसके वजह से जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा, या फिर ओजोन का डिप्लेशन हो जाए, है ना, तो डायरेक्ट यूवी रेज आपको ज़्यादा अब सरफेस पे पहुंचेगा, तो जो इंसुलेशन है ज़्यादा हाई एनर्जी है वो आपके पास ज़्यादा पहुंच रहा है, इसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो है ये सब हो रहा है। यानी कि हीट बैलेंस में अगर थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होगा तो अर्थ के टेम्परेचर पे उसका है सो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। टेम्परेचर इन्वर्जन हालांकि मैंने पहले ही बताया था, बट फिर भी यहाँ पे देख लो, है ना। क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, बताओ। टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन बेसिकली क्या होता है ना। As we go up in the atmosphere, if there is a rise in temperature of air, then it is called as a inversion of temperature. ठीक है, नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे आप एटमोस्फेयर में राइज करोगे तो टेम्परेचर रिड्यूस होना चाहिए, बट अगर उसका उल्टा कुछ देखने को मिले तो उसको हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन बोलेंगे, है ना। यानी कि एज वी मूव अप इन एटमोस्फेयर, इन एटमोस्फेयर there is a there is a rise in temperature, rise in temperature of air, rise in temperature of air. It is called as temperature inversion, called as temperature inversion, temperature inversion. कब कब होगा, ये दूसरा पॉइंट आप याद रखो कि जो टेम्परेचर इन्वर्जन है ये परमानेंट फेनोमेना नहीं है। हालांकि स्ट्रेटोस्फेयर में जो कि ट्रोपोस्फेयर से ऊपर का जो लेयर है उसमें आप जब हाइट के साथ जाओगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर, है ना। लेकिन अगर हम लोग अगर ट्रोपोस्फेयर की बात करें, है ना, इन ट्रोपोस्फेयर, इन ट्रोपोस्फेयर, है ना, द टेम्परेचर इन्वर्जन इज ए, है ना, शॉर्ट टर्म फेनोमेना, इट इज ए शॉर्ट टर्म फेनोमेना, है ना, शॉर्ट टर्म फेनोमेना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म फेनोमेना है ना, कि कुछ समय के लिए होगा, ऐसा नहीं कि परमानेंट हो गया। हालांकि पोलर रीजन्स में ऐसा बोला जाता है, पोलर मतलब बोला क्या जाता होता है, पोलर रीजन्स में क्या है कि जो हमारा ग्लेशियर्स है पोलर रीजन्स में, वहाँ का सरफेस का जो एयर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और उसके ऊपर का एयर है वो थोड़ा सा रिलेटिवली वार्म होता है। क्यों? क्योंकि जब आप पोलर सेल वाला क्लास याद करो जब मैंने बताया था, तो क्या ऊपर से हवा जो है सो नीचे सिंक कर रहा था कि नहीं,
तो सिंक करेगा तो बिल्कुल ग्राउंड के पास का जो हवा है उससे थोड़ा सा रिलेटिवली वो वार्म रहता है। तो पोलर रीजन्स में भी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है ना? लेकिन वहाँ पे कोई आदमी वादमी है नहीं, कोई लाइफ है नहीं, तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा इसको हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। लेकिन जो टेम्परेचर इन्वर्जन का जो डे टू डे लाइफ में जो इम्पैक्ट होता है वो सब कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो जैसा कि सबसे पहले लॉन्ग विंटर नाइट्स में, है ना, लॉन्ग विंटर नाइट्स में, ठीक है। एक चीज आप याद याद कर लो कि जो टेम्परेचर इन्वर्जन है ना, इट इंड्यूसेस स्टेबिलिटी इन द एयर। याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इंड्यूसेस स्टेबिलिटी इन द एयर, स्टेबिलिटी इन द एयर, इट इंड्यूसेस स्टेबिलिटी इन द एयर, है ना। यानी कि एयर को स्टेबल बनाता है। क्यों स्टेबल बनाएगा? तो देखो नीचे में क्या है, ठंडा हवा, और इसके ऊपर में है सो वार्म एयर है, वार्म है ऊपर में, नीचे में कोल्ड है। तो क्या ये कोल्ड है सो ज्यादा डेंसर है कि नहीं? तो क्या ये अपने जगह से इसके साथ, वार्म एयर के साथ कोई भी मिक्सिंग करेगा? क्या नहीं करेगा। वार्म है, डेंसिटी ज्यादा है, नीचे बैठा रहेगा शांति से। तो स्टेबिलिटी होता है इस वजह से। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर लीड्स टू एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, है ना। देखो जो लॉन्ग विंटर नाइट्स है वहां पे क्या होगा? लॉन्ग विंटर नाइट्स में, विंटर का मौसम है, विंटर है, तो जाहिर सा बात है कि जो नीचे का जो ग्राउंड सरफेस है वो काफी कोल्ड हो जाता है। ग्राउंड सरफेस काफी कोल्ड हो जाता है ड्यूरिंग विंटर्स। इसके वजह से जो यहाँ का जो एयर होगा, जो कि बिल्कुल कांटेक्ट में होगा ग्राउंड का, ये भी काफी ठंडा हो जाएगा, कोल्ड एयर हो जाएगा, कोल्ड एयर हो जाएगा। और इसके वजह से इसके ऊपर जो है एक वार्म एयर का लेयर रहता है, वार्म एयर का लेयर रहता है, वार्म एयर का लेयर रहता है। तो जैसे ही आप हाइट से ऐसे नीचे से बिल्कुल ग्राउंड से ऊपर राइज करोगे तो टेम्परेचर है सो इंक्रीज कर रहा है ना, टेम्परेचर है सो इंक्रीज कर रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर देखने को मिला? है ना। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे, है ना, फॉग का फॉर्मेशन होगा, फॉग, कुहासा। और कुहासा जो है सो स्टेबल होकर के वहां पे बैठ जाएगा, स्टेबल होकर के। जैसे कि आप बिहार में भी देखो, जो दिसंबर में, लेट दिसंबर या फिर जनवरी के समय क्या होता है, बहुत ज्यादा कुहासा सुबह के समय हो जाता है, सुबह के समय, है ना। आप रात में देखोगे तो कुहासा वैसा नहीं दिखेगा, बट अर्ली मॉर्निंग होते होते बहुत गहरा कुहासा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। अगर विंटर्स का अगर टेम्परेचर देखो बिहार में या फिर कहीं पे, 4-5 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आ जाता है। इसके वजह से पूरा हवा जो है सो ठंडा हो गया। हवा ठंडा हो गया तो उसके अंदर जो भी वाटर था, जो भी वेपर था, वो कंडेंस हो गया, है ना, फॉग बन गया। अब चूंकि नीचे का हवा ठंडा हो गया, डेंसिटी उसका बढ़ गया, नीचे बैठ गया, तो अब वार्म एयर के साथ मिक्सिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोल्ड एयर का टेंडेंसी होगा ही नहीं ऊपर राइज करने का। ऊपर कौन राइज करता है? वार्म एयर राइज करता है। वार्म एयर का डेंसिटी कम होता है, हल्का होता है, इसलिए वो राइज करता है। तो फॉग जो है काफी स्टेबल होकर के, लेकिन जैसे ही आपका सन राइज हो जाएगा, जैसे ही सन राइज हो जाएगा तो वापस से क्या होगा, हमारा जो सरफेस है वो गर्म होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। और जैसे ही 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, पूरा कुहासा गायब। यही होता है रीजन। ठीक है। और ये जो फॉग होगा, ये क्या करेगा, अगर सपोज कि धुआं जल रहा है, कुछ भी धुआं है, तो सबको ट्रैप करके रख लेगा, है ना, ट्रैप करके रख लेगा। तो अगर स्मोक और फॉग मिल जाए, उसी को हम लोग स्मॉग भी बोलते हैं, स्मॉग भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे स्मॉग बन रहा है, ज्यादा फॉग बन रहा है, दैट मीन्स कि वहां पे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है। समझ में गया? ठीक है। दूसरा बताओ, हिली एरियाज में, यस, हिली एरियाज में, हिली एरियाज में क्या होता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे होगा, तो इसको समझो। सपोज कि ये हिल है, दिस इज द हिल, और नाइट के समय क्या होगा कि ये हिल टॉप जो है सो ज्यादा हीट को रेडिएट कर देता है, ज्यादा हीट रेडिएट कर देता है ड्यूरिंग नाइट। तो इसके वजह से ये बहुत ठंडा हो जाता है, इसके आसपास का हवा फिर से ठंडा हो जाएगा और वो नीचे रोल डाउन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ठंडा हवा का डेंसिटी ज्यादा होता है, भारी ज्यादा होता है। सो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इट रोल्स रोल्स डाउन द हिल्स, है ना। और कहाँ पहुंचेगा? तो नीचे वैली में पहुंचेगा। और वैली का जो हवा होगा, वैली का जो एयर होगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वार्म होगा, उसको राइज करा देगा, है ना, इसको राइज करा देगा। तो देखो नीचे में है सो कोल्ड एयर, ऊपर से आकर के है सो नीचे भर गया पूरा, और वार्म एयर है सो राइज कर गया। तो क्या ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हुआ कि नहीं?
है ना, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो गया। तो हिली एरियाज में भी ड्यूरिंग नाइट जो है आपको ये देखने को मिलेगा। और बताओ, फ्रंट्स, एयर मास, है ना, फ्रंट्स पे यानी कि अगर कोल्ड फ्रंट हो या फिर वार्म फ्रंट हो, इस रीजन में जो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है, क्योंकि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास मीट करता है तो फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है। वार्म एयर है सो राइज करता है, और उसके वजह से वार्म एयर है सो ऊपर रहेगा, कोल्ड एयर नीचे रहेगा, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट फिनोमिना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बन हीट आइलैंड। क्या होता है ये? व्हाट आर द अर्बन हीट आइलैंड? ठीक है, द कॉन्टिनेंट। ग्रीन हाउस नहीं, अर्बन हीट आइलैंड बेसिकली क्या है, तो देखो, जो हमारा अर्बन एरियाज है वहां पे कंक्रीट का स्ट्रक्चर ज्यादा है, कंक्रीट है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इंडस्ट्रीज है। उसके बाद जो नेचुरल जो प्लांटेशन वेजिटेशन है वो कम है ना, लेस वेजिटेशन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है कि सपोज ऐसा समझो ना कि ये एक एरिया है ना, यहाँ पे खूब हाई राइज बिल्डिंग्स है ना, वो बिल्डिंग है ना, इधर फैक्ट्री वैक्ट्री लगा हुआ है ना, और है इधर रोड, पूरा कंक्रीट का रोड पूरा बिछा हुआ है, और ऊपर सनलाइट जो है सो, है ना, रेस पहुंच जाएगा। और इसके आसपास समझो कि इधर कोई एक है सो बिल्कुल, है ना, रूरल एरिया है ना, यहाँ पे पेड़ पौधा बहुत ज्यादा पेड़ वेड़ है ना, इस तरीके की चीज है, ठीक है। तालाब पोखर सब कुछ है इधर। तो ये क्या होगा, ये ड्यूरिंग डे टाइम हीट को रिटेन करेगा, हीट को रिटेन करेगा। जैसे कि ये जो अपना बाहर का अपना जो बोरिंग कैनाल रोड है, एक काम करना, कभी कभी जो पंचमुखी मंदिर है ना, इसमें दोपहर में 12 1 बजे पैदल चले जाना मंदिर, है ना, रोड पे, तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है नीचे, है ना। बहुत गर्म रहेगा रोड एक्चुअली, क्योंकि वो काला है पूरा, ब्लैक जो है ना, इस वजह से। तो हीट जो है सो रिटेन करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हीट आइलैंड, है ना, हीट आइलैंड, हीट आइलैंड। और ये क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट टाइम हीट को है सो वापस रेडिएट बैक करेगा, रेडिएट बैक करेगा, रेडिएट करेगा। तो जो सराउंडिंग जो एरियाज है, जो कि विलेज एरियाज है ना, जहाँ पे रिलेटिवली कोल्ड थोड़ा सा टेम्परेचर रहता है, वहां से विंड जो है सो, है ना, ब्लो करेगा, विंड है सो ब्लो करेगा। तो एक बात बताओ कि क्या यहाँ पे कोल्डर एयर नीचे में पहुंच जाएगा कि नहीं रात के समय में रिलेटिवली, और ऊपर में वार्म एयर रहेगा, वार्म एयर रहेगा। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है, टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। और इसके वजह से अगर कोई पॉल्यूशन या फिर कोई स्मोक या कुछ ऐसा है, वो उसी एरिया में ट्रैप होकर के भी रह जाता है। तो अर्बन हीट आइलैंड्स की वजह से भी है सो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है। समझ में गया? तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे आपको अगर कभी एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एंड एट व्हाट लोकेशंस या फिर व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द जनरेशन ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो ये कुछ 4 5 एग्जांपल है, उसको आप कोट करके और डायग्राम वगैरह बना के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये इस क्लास को नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे, है ना। ये जो पीडीएफ है, इसमें क्या कर रहे हैं कि जितना भी क्लास ले रहे हैं सबको सब्सिक्वेंटली ऐड कर दे रहे हैं, है ना। तो क्लाइमेटोलॉजी का जो लास्ट क्लास होगा जिसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो उसको आप एज ए रिवीजन पर्पज के लिए भी रख लेना अपने पास सेव करके, या फिर अपने नोट्स में कुछ पढ़ के अगर इनपुट लेना हो तो उसे पढ़ के ले लेना। मैंने सबको समझा दिया है यहाँ। व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग नए बच्चे हैं आप जुड़ जाना, वो जो अपना क्लास का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नोट्स ये सब शेयर कर देते हैं, उसका जुड़ जाए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।